पढ़ के आए हो? आज इतने कम कैसे हुई? इधर भी खाली, उधर भी, उधर भी है। पढ़ के आए हो कि नहीं आया, बता दो पहले। पढ़ के आया या नहीं? पढ़ के आए हो ना? ठीक है, अच्छी बात। सर पढ़ के आए हो? देखता हूँ अभी, है? कितना पढ़ के आए हो? कॉपी लिया है आज? है? देखता हूँ अभी। कल हमने क्या पढ़ा था लास्ट? एपीएच है ना? एपीएच पढ़ा था ना? एपीएच स्टार्ट नहीं किया अभी, वो उससे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अच्छा, उसके बाद तो वो पढ़ा ना। कौन पढ़ के आया? चलो, आप में से कौन है जो पढ़ के आया? आप में से कौन है जो ये कह रहा है कि मैं पढ़ के आया हूं? इतना बता दो बस। कौन पढ़ के आया है? पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो ना, श्योर? और कौन पढ़ के आया? हाँ, खड़े हो जाओ, इधर आओ। इधर जाओ, जाओ। नहीं, पहले जो मैं डिसाइड करूंगा, इधर आओ। जाओ जाओ, नहीं नहीं, जाओ जाओ। एक एक आपने बात सुनी होगी, माइक चाहिए। आपने एक बात सुनी होगी, कभी भी आप स्टेज पे चले जाओ, पोडियम पे चले जाओ, अपने आप को ये मानना है कि मैं इन सबसे ज्यादा जानता हूँ, चाहे तो कोई भी बैठा है, तभी आप बोल पाओगे, तभी आप में परफॉर्मेंस एंजाइटी कम होगी, तभी सोशल फोबिया कम होगा। तो इनसे मैं कह रहा हूँ, आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में सिस्टम वाइज अपने हिसाब से 5-7 मिनट में समझा, आराम से मानना है कि हम सबको कुछ नहीं आता है, वी आर जस्ट माइक। लाइक नहीं, नहीं नहीं, बिना माइक बोल रही, आराम से, मतलब फील भी आना चाहिए, एक्सप्रेशन सही होगा ना। टीचर टीचर वाला, ये पैर दूसरे नहीं चाहिए ना। हाँ, है? नहीं, पैर नहीं, इतना नहीं। चुप रहो, चुप रहो, देखो ये बहुत जरूरी है। हाँ, बोलो। उधर उधर। हाँ, वेरी गुड। इसके आगे नेक्स्ट ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब इसके कॉज, जो अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, कॉज पढ़ते रिस्पेक्टर, इसके बारे में जो बताओ, आप बताना चाहो। कॉज कुछ है नहीं, रिस्पेक्टर है। 4-5 रिस्पेक्टर बता दो, मोस्ट कॉमन बता के, फिर 2-3 और बता दो, ऐसे कहीं तो कुछ डिजीज। आईयूसीडी हो सकता है, गुड ड्रग हो सकता है ना। प्रायर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तो भी रिस्क रहता है। तो उसके बाद साइन सिम्टम बताओ। दैट्स कॉल्ड क्लासिकल ट्रैक, वेरी गुड। गुड गुड। शॉक में जा सकती है फीमेल, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन हो सकता है। हाँ, कुल एंजाइन अगर रप्चर होगी तो, और ट्यूबल रिंसाइन और ब्लेब सिन, ठीक है। कंफर्मेटरी इज टीडीएस। कंफर्मेटरी इज ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। पेन कब होता है? 6 वीक पे होता है मोस्टली। कब होता है? अब इसके डायग्नोसिस पढ़ लिया, अब इसका मैनेजमेंट, दो रप्चर हो गई या नहीं हुई? रप्चर नहीं हुई तो
तो इधर आओ। देखो ये सेम प्लेसेंटा प्रीविया की थ्योरी है। ये है डेसिडुआ बैसिलस, कौन है जी? और ये है प्लेसेंटा। माना कि ये प्लेसेंटा इधर नहीं, प्लेसेंटा इम्प्लांट, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है चिपकना। तीन कारण है, उससे नहीं चिपक सकता प्लेसेंटा। पहला तो कारण ये है कि डेसिडुआ ने भाव नहीं दिए, पुअर डेसिडुअल रिएक्शंस। डेसिडुआ ने बोला नो, पुअर डेसिडुअल रिएक्शन, डेसिडुआ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। या जो इधर से प्लेसेंटा आया वो बहुत मोटा है, सेक्शन ट्रेटा प्लेसेंटा हो सकता है जिसकी 2 लोब हो सकती है, अनइक्वल लोब हो सकती है, तो सही तरीके से सही जगह नहीं चिपक पाया, दूसरा रीजन। तीसरा हो सकता है उस समय कुछ इन्वायरमेंटल खराबी हो, इस वजह से भी नहीं। ये तीन इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं। क्या क्या? डेसिडुआ ने भाव नहीं दिया, पहला तो भाव देना भी जरूरी है। दूसरा, उसके खुद में ही दिक्कत हो डेसिडुआ में, आप जिससे बात करना चाहते हो उसमें खुद में ही दिक्कत हो, वो खुद परेशान हो बॉन्डिंग से, अगर बाहर में जाए मेरे को किससे बात ही नहीं करनी, कुछ भी हो जाए, तो उसमें खुद में भी तो दिक्कत हो सकती है ना डेसिडुआ में, जरूरी थोड़ी है बात तो उसी में हो। तीसरा, प्लेसेंटा बड़ी हो तो सही से इम्प्लांट नहीं हो पाए। लिखो ये बात, समझ में आया ना? ओके। जब भी आप कभी प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रूशियो प्लेसेंटा पढ़ो, आज क्लास होने के बाद, दोनों डिजीज पूरी होने के बाद, आप चार्ट बना के पढ़ना। एक तरफ प्लेसेंटा प्रीविया लिखना अपने रफ कॉपी में, एक तरफ एब्रूशियो लिखना, साथ साथ पढ़ना। इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर इसके कॉज, फिर इसके कॉज, फिर इसके टाइप, फिर इसके टाइप, फिर इसके साइन सिम्टम, फिर इसके साइन सिम्टम, फिर इसका डायग्नोसिस, फिर इसका डायग्नोसिस, फिर इसका मैनेजमेंट, फिर इसका मैनेजमेंट, फिर इसका कॉम्प्लिकेशन, फिर इसका कॉम्प्लिकेशन। ऐसे पढ़ना आपको घर पे, ताकि आपको सब याद हो जाएगा। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी। या तो तुम 3 पेज 5 पेज में पढ़ोगे दोनों डिजीज, 6 पेज में, लेकिन आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे याद करने में। लिख लिया? और छोटे मोटे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, जैसे मल्टीपैरिटी है ना? ग्रैंड मल्टीग्रेविटा कहने का मतलब बार बार प्रेगनेंसी, मल्टीपैरिटी का मतलब ज्यादा बार बच्चों को जन्म देना, उसकी वजह से हो सकता है कि बार बार। अब देखो एक प्लेसेंटा की और यूट्रस की भी एक लिमिट है भाई, हर बार फीमेल जितनी बार प्रेग्नेंट होती है उतनी बार प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है, तो बार बार इम्प्लांटेशन हो गया तो यूट्रस की सरफेस है वो भी बाई चांस सही नहीं रही हो, तो 4 5 7 8 9 बार उसके बाद में क्या हो सकता है? चांस है ना, रिस्क है, कौन थोड़ी है, रिस्क है कि मल्टीपैरिटी में हो सकता है। तो एक तो मल्टीपैरिटी हो गया। एक अगर बात करें, पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ था, तो सिजेरियन सेक्शन हुआ तो स्टिचिंग की थी, स्टिचिंग की तो अंदर से हो सकता है कि प्लेसेंटा एकदम, जैसे बाई चांस ये अभी फ्लोर ठीक है, यहाँ पर आप पानी की बूंद डालोगे, आराम से सब जगह पानी चलेगा, और बीच में एक ब्लॉकेज आ जाए, बीच में आप कुछ रख दो, तो क्या पानी उधर जा पाएगा? इसका मतलब बीच में क्या हो गया, सरफेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो सिजेरियन सेक्शन क्या, उसकी वजह से वहां परमानेंट स्कार बन गया, तो उसकी वजह से प्लेसेंटा चिपकना तो चाहती है लेकिन नहीं चिपक पाई, तो उसमें भी क्या हो गया, कहीं और चिपकेगी दूसरी जगह देख के, तो इसमें भी हो सकता है। तो 2 3 बातें और है, देख लिया ना ये सब। क्या हो सकता है? मल्टीपैरिटी हो सकती है, पहले सिजेरियन सेक्शन का, उसकी वजह से इसका, या पहले डीएनसी कर रखी हो, कई बार डीएनसी में क्या हो सकता है, हम कोलेटेज करते हैं उससे भी एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाए कई बार, तो उसकी वजह से प्लेसेंटा नहीं चिपक पाई, ये रिस्क फैक्टर है। ये हो गया, इतना ही था, बस खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे द टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ तक कोई डाउट है? कुछ है ही नहीं यहाँ तक, क्या डाउट होगा? अब हम पढ़ेंगे 5। क्या पढ़ेंगे? क्या हुआ? कुछ कह रहे, पूछ रहे हो? कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? बोल जाओ, फिर क्यों चो चपट कर रहे हो? चुप रहो फिर, नहीं है तो आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे टाइप, पहले टाइप पढ़ेंगे फिर डिग्री बाद में पढ़ेंगे। 4 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है? अब देखो यहाँ से आपको, यहाँ से ज्यादा पता चलेगा, इस इमेज से पता नहीं चलेगा। यहाँ से ये पूरा यूट्रस है, और ये सर्विक्स की ओपनिंग, ये सर्विक्स का एक्सटर्नल ओस है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये तो अपने को इस व्यू से दिख रहा है, और ये इसको हमने क्या किया, सर्विक्स को आपके सामने कर दिया है, एक्सटर्नल ओस को। अब मैं इसको समझाने के लिए एक दूसरा तरीका और यूज कर सकते हैं, जैसे ये यूट्रस है, नॉर्मल इंप्लांटेशन का होता है अपर में। दूसरी बात, ये थोड़ा सा नीचे होगा, ये कौन सा टाइप हुआ? टाइप 1। टाइप क्या बोलेंगे इसको? लो लाइक। दूसरा इंप्लांटेशन, ये सर्विक्स है, क्या हो गया, ये कौन सा है? मार्जिनल टाइप। क्या ये इंटरनल उसके सामने, एक्सटर्नल उसके सामने, लेकिन उसके किनारे से 1 सेंटीमीटर दूर है, अभी तक मतलब सामने नहीं है, 1 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लेकिन है पूरा का पूरा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, लेकिन सामने नहीं है, इसको बोलते टाइप 2। ये कौन सा है? जब सर्विस क्लोज है तो इसने पूरा कवर कर रखा है, सर्विस क्लोज है तो पूरा कवर कर रखा है, प्लेसेंटा तो यही रहेगा। अब देखना, इसमें सर्विस ओपन होगी, सर्विस कभी कभी डायलेट होगी, तब सर्विस ये यहाँ आ गई, प्लेसेंटा तो वहीं पे था। तो जब सर्विस क्लोज है तो फुली कवर कर रखा है, लेकिन सर्विस ओपन है या डायलेट है तो पार्शियल कवर, इसका नाम क्या पड़ गया? टाइप 3। टाइप 3 को क्या बोलते हैं? पार्शियल। ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये इंप्लांटेशन यहाँ हो गया। अब इसको कौन सा बोलेंगे? चाहे सर्विक्स ओपन है, चाहे सर्विक्स डायलेटेड है, सॉरी क्लोज है, चाहे डायलेटेड है, इसमें क्या है? कवर कंप्लीटली होस्ट को कवर कर रखा है। टाइप 4, 4 को क्या बोलते हैं? सेंट्रल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल। क्या समझ में आया चारों? क्या चारों समझ में आए? पहले में क्या बोलोगे?
The maximum part of the placenta is implanted in upper uterine segment, but some part of the placenta is implanted in lower uterine segment. Some part, वो थोड़ा सा part कोई यहाँ आया होगा. Second में क्या बोलोगे? The implantation of the placenta just margin to the cervix, या 1 to 2 centimeter above the os is called type 2. और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में कि type 2 होता है, दो टाइप का होता है, type 2 anterior, एक type 2 posterior. ये आगे की तरफ है और पीछे की तरफ भी हो गया तो मामला बहुत डेंजरस हो जाएगा. इसीलिए type 2 posterior को dangerous placenta previa बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Type 2 posterior को dangerous. Type 3 implantation of placenta in the lower uterine segment whenever the cervix is closed fully, कवर करके रखता है. उसके बाद में अगर cervix dilated है तो पूरा कवर करके नहीं रखता. फिर इसके बाद में ओस को कंप्लीटली कवर करके रखा है, चाहे वो क्लोज हो चाहे ओपन हो. क्या समझ में आया चारों? इसको समझने के लिए आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं. जो ये इसमें देखो बिल्कुल ओस के आसपास ही नहीं है, ऊपर है, बिल्कुल यहाँ पर है. इसमें क्या है? ओस, ये जो सर्विकल ओस है इसको टच किया है क्या? नहीं किया. देखो ये इमेज आ सकती है पेपर में, ओस को टच नहीं किया है, इसका मतलब ये टाइप लेकिन जस्ट पास में ही है. इसमें देखो इसको बोलते हैं पार्शियल कवरिंग है, टाइप थर्ड. अब इसमें यहाँ कहीं पे सर्वाइकल ओपनिंग दिख रही है आपको? नहीं दिख रही. इसका मतलब क्या हो गया? समझ आ गया ना चार? इसकी लैंग्वेज लिखवा दे पहले, समझ में आया ना? लिखवा सकते हैं लैंग्वेज, एकदम इजी है. लिखवाए. डन. बोल तो जाओ, मैं मीटर आगे चलूं क्या? पहला, पहले में क्या लिखा देख पढ़ो आप. क्या लिखा पहले में? प्लेसेंटा का लोअर पार्ट थोड़ा सा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आया है. मैक्सिमम पार्ट कहाँ है? अपर में ही है. होना चाहिए 100%, बट थोड़ा सा नीचे आ गया. इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप लो लाइन बोलते हैं इसको. टाइप 1 मतलब लो लाइन प्लेसेंटा. टाइप 2 का डेफिनेशन पढ़ो पहले. बट डज नॉट कवर इट. इसमें कोई शर्त नहीं है कि सर्विस क्लोज है या ओपन है, मतलब नहीं कवर किया तो नहीं किया. जब क्लोज भी नहीं है तो ओपन में कहां से कवर करेगा? खत्म बात. अब ये कितने टाइप का होता है? टाइप 2 एंटीरियर और टाइप 2 ऐसे कैसे, इतना लिखो. क्या है? लिख लिया है? हो गया क्या? आगे बढ़ सकते हैं. लास्ट लाइन क्या लिखी आपने? टाइप 2. लास्ट लाइन क्या? टाइप 2 पोस्टीरियर. टाइप 2 पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं? हेडिंग लगाओ, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया. इसका ब्रैकेट में लिखो टाइप 2 पोस्टीरियर को डेंजरस क्यों बोलते हैं? टाइप 2 पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं? डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया क्यों बोलते हैं? समझ लो. एक फीमेल है, कोई उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वो फीमेल जैसे ऐसे सेमी फाउलर पोजीशन में बैठी हुई है एग्जांपल के लिए. कौन सी पोजीशन में? इसका मतलब ये बैक क्या होता है? वर्टिकल कॉलम. वर्टिकल कॉलम है, ठीक है. ये यूट्रस है एग्जांपल के लिए, ये यूट्रस है. और टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया कहां होता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में. और टाइप 2 कितने टाइप का होता है? दो, या एंटीरियर या पोस्टीरियर. तो यहाँ तो हो सकता है प्लेसेंटा यहाँ पर, हाँ है ना? अगर यहाँ पर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि फीटस यहाँ से आएगा नीचे. जब फीटस यहाँ से नीचे आएगा बाई चांस, तो सर्वाइकल कैनाल से एक्सपेल आउट हो सकता है. बाई चांस थोड़ा बहुत बीच में फंसेगा तो आगे आ जाएगा यूट्रस. मतलब ये पेरिटोनियम क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा, तो फीटस हेड का कंप्रेशन नहीं होगा. लेकिन अगर बाई चांस ये फीमेल है, ये यूट्रस है, और अगर भाई ये यूट्रस है, जैसे अगर प्लेसेंटा यहाँ पर है
अगर प्लेसेंटा यहाँ पर है तो और फीटस यहाँ से आ रहा है नीचे की तरफ, अब बताओ फीटस का हेड कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकता भाई, पीछे जाके वर्टिकल कॉलम है, प्लेसेंटा पीछे कहाँ जाएगा? तो कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? इसीलिए टाइप 2, देखो यहाँ देखो आप, ये सर्वाइकल कैनाल है, ये प्लेसेंटा यहाँ पर है, तो यहाँ से जब फीटस आएगा तो पीछे तो जा नहीं सकता, ये क्या है? बोन आ गई, और यहाँ होता तो आगे आ जाता। समझ में आ गई बात? तो टाइप 2 पोस्टीरियर को हम क्या बोलते हैं? डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। आया समझ में ना? इसमें एक स्पेशल टाइप का साइन आता है, उसको उसको स्टॉलवर्ती साइन क्यों बोलते हैं? कि क्या हुआ, किसी ने डिस्कवर किया होगा कि जब टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो फीटस जब नीचे की तरफ डिसेंट होता है उस समय फीटस का हेड कंप्रेस होता है, प्लेसेंटा भी कंप्रेस होता है, उस चक्कर में ब्लड सप्लाई में अल्टरेशन भी होता है, फीटल ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है वेजिनल डिलीवरी डेंजरस हो सकती है। समझ में आ रही बात? तो स्टॉलवर्ती साइन क्या है कि फीटस नीचे आएगा तो फीटस के वाइटल्स बिगड़ जाएंगे, फीटस की हार्ट रेट प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फीटस को स्ट्रेस होगा कंप्रेशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं स्टॉलवर्ती साइन। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि स्टॉलवर्ती साइन किसमें दिखता है? पहले तो क्वेश्चन आएगा एब्रूक्सियो में या प्लेसेंटा प्रीविया में? प्लेसेंटा प्रीविया। फिर पूछेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के कौन से टाइप में? टाइप 2 में। टाइप 2 के कौन से में? आपको हायरार्की में याद करना है, वो टाइप 2 क्वेश्चन पूछेगी ना, अगर बाई चांस तुम्हारे ऐसे छोटे मोटा एनएचएम वगैरह में क्वेश्चन आएगा सिर्फ इतना ही पूछेंगे, स्टॉलवर्ती साइन इज रिलेटेड टू प्लेसेंटा प्रीविया, बस। ये नॉर्सेट वाले पूछेंगे कि टाइप 2 के कौन से में है, एंटीरियर में है क्या पोस्टीरियर? समझ आई बात? इसको बोलते हैं डेंजरस। टाइप 2 पोस्टीरियर को डेंजरस बोलते हैं, प्लेसेंटा वाला सैक्रल प्रोमिनेंटली, रिस्क ऑफ कोर्ड कंप्रेशन इज वेरी हाई। बात लिखी, आगे बढ़ो। हाँ, ये क्या है? ये परसों वाले भी तो खराब हो गए होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ढक्कन है ये, नहीं इसको बोला है, हाँ मैंने इसको ढक्कन बोला है, आपको नहीं। ठीक है, अरे तुम चुप रहो। प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर मोर डेंजरस देन एज कंपेयर्ड टू एंटीरियर। ओके, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। स्टॉलवर्ती साइन क्या होता है, क्या किसमें लिखता है? टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? स्लोइंग द फीटल हार्ट साउंड ऑन प्रेसिंग द हेड डाउन इनटू द पेल्विस। जो मैंने बोला एच होगी वो बात है। क्या होगा? फीटल हार्ट साउंड कम हो जाती है क्योंकि हेड जब नीचे आ रहा था तो वो बीच में फंस गया, उसकी वजह से दिक्कत हो गई। देख लिया आपने? अभी नहीं देख। प्लेसेंटा प्रीविया के हम टाइप भी पढ़ते हैं और डिग्री भी पढ़ते हैं। डिग्री में 2 डिग्री होती है, एक होती है माइल्ड और एक होती है मेजर। अच्छा, आप अपना दिमाग लगा के बताओ कौन कौन से प्लेसेंटा प्रीविया को माइल्ड प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं और कौन कौन से को मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया? फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलेंगे और थर्ड और फोर्थ को मेजर? यही कह रहा हूं, थोड़ा सा गलत है। फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड एंटीरियर तक तो माइल्ड प्लेसेंटा प्रीविया है, सेकंड का पोस्टीरियर और थर्ड और फोर्थ, मतलब 2 के 2 पार्ट है, 2 के एक पार्ट को कर लेंगे माइल्ड में और 2 के आधे पार्ट को हम मेजर से काउंट करना शुरू करेंगे तो फोर्थ तक मेजर ही है। समझ गए ना? अब हम पढ़ते टाइप थर्ड। क्या पढ़े पहले? टाइप थर्ड पढ़ लिया हम, लिख लिया क्या? टाइप थर्ड को ऊपर वाला हेडिंग में वापस वही चल रहा है, टाइप ऑफ प्लेसेंटा, टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया लिखो टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या पढ़ा था कि कुछ प्लेसेंटा का पार्ट सर्विक्स को कवर किए हुए है, तो पार्शियल सेंटर भी बोल सकते हैं इसको, इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं इसको, टाइप थर्ड भी बोल सकते हैं इसको, 3 नाम बोल सकते हैं। प्लेसेंटा कवर द इंटरनल यूज पार्शियली और स्पेशली कब? जब वो क्लोज है। ठीक है, तो लिखो जल्दी।
हो गया, लिख लिया होगा। ऑनलाइन वाले भी देखो आपस में बातें कर, बेवकूफ तुम्हारा एक दूसरे का थोड़ा दिख नहीं रहा एक दूसरे को, फिर भी तुम आपस में बातें कर रहे हो। हाँ? नहीं, ऑनलाइन वालों को बेवकूफ नहीं समझते, ऑन कर रहे थे। आपने कब सुनी कंप्लेन? अच्छा, आप जब ऑनलाइन ले रहे थे क्या बोल रहे थे बच्चे? सर मैं ऑनलाइन वालों से नाराज नहीं हूँ, ऑनलाइन वालों से तो मेरी बेइंतहा मोहब्बत है। ऑनलाइन वालों को यही कहना है, अगर तुम रख दो अपना हाथ मेरे दिल पर, अगर तुम रख दो अपना हाथ मेरे दिल पर, तो मैं आपके हाथ में मेरा दिल निकाल के रख दूं। खुश हो गए? चलो टाइप 4, टाइप 4 इस ये शायरी थी जो सरासर झूठ है। शायरी आप 50% से ज्यादा सरासर झूठ होती है। ऐसा ही होता है कि अगर तू कहे तो चांद तारे तोड़ के ले आओ, कि अगर तू कहे तो सूरज को लाके टांग दूं, अगर तू कहे तो दिन में रात कर दूं, अगर तू कहे तो रात में दिन कर दूं, कि इतना बहुत है मेरी जान, या दो चार झूठ और बोल दूं। तो ये सब झूठ होते, शायरी पूरी की पूरी इसका वास्तविकता से कोई लेना, लेकिन मैंने जो बोली वो सच है बस। है क्या कह रहे हो? मैंने सुना ही नहीं दिया, सही सुनो रे, बोलो सही बोलो, बोलना है तो। ऐसे क्या बोल रहे हो, आवाज पहुंची नहीं, बेवकूफ। वैसे मैंने सारे वाले बोलने से बंद कर दिया, और फिर भी कभी कभी हाँ याद आई तो बोल देते हैं, बाकी बस ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी बोलो आगे बढ़े। टाइप हो, चारों टाइप याद हो गए ना पक्का? अब हम पढ़ते डिग्री। वंस अपॉन ए टाइम ए डिग्री डिग्री डॉग, डिग्री डॉग नहीं डिग्री डॉग, ये बात वेरी। चलो अब डिग्री पढ़ो, ये बात वेरी डिग्री। एक होती है माइल्ड डिग्री और एक होती है मेजर। माइल्ड प्रेजेंट प्रीविया कौन सा? टाइप 1। क्या किसी का रहेगा क्या पीछे? और मेजर कौन सा? बस याद ही नहीं रहना। टाइप 2 इंटीरियर तक मैंने पहले बोला, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, वजन भी हो जाती है, दिक्कत होती है टाइप 2 पोस्टीरियर और उसके बाद बात। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है मेरे को लग रहा है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, साइन सिम्टम्स। क्या पढ़ोगे? टाइप 3 और टाइप 4 जितना प्रेजेंट प्रीविया उसमें 33% ये दोनों होते हैं। ऐसा कभी आएगा नहीं, बट ऐसा बोलते हैं। हो गया? यस, डन। आगे बढ़े, लिख लिया ना सबने? साइन सिम्टम हेडिंग लगाओ, क्लिनिकल फीचर्स या साइन सिम्टम एक की बात। ओके, अब देखो एक बात सुनो, आगे बढ़े। क्लिनिकल फीचर्स, आप एक चीज नोट करना नहीं है, सिर्फ उसको समझना, उसके बाद नोट करेंगे हम। ये प्लेसेंटा प्रीविया है एग्जांपल के लिए, और ये कौन सा प्लेसेंटा है? अब्रूसियो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हुआ है, तो प्लेसेंटा मोस्टली यूट्रस है, वो सॉफ्ट ही लगेगा, एकदम रिलैक्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, साइन साइन सिम्टम याद रखना, एक के याद कर लो, दूसरा उसका अपोजिट लिख दो। इसमें यूट्रस एकदम कैसा रहेगा? एकदम रिलैक्स, एकदम सॉफ्ट, नॉन टेंडर। मतलब सॉफ्ट और रिलैक्स का मतलब रिजिडिटी और टेंडरनेस और हार्डनेस नहीं है। इसमें क्या लिखोगे? यूट्रस इज रिजिड, यूट्रस इज टेंडर, यूट्रस इज हार्ड। इसमें पेन बिल्कुल नहीं होगा, ये पेनलेस है। इसमें तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 28 वीक के बाद एक फीमेल है जिसको भयंकर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और डार्क रेड ब्लीडिंग हो रही है, बताओ उसको कौन सा है? पेन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात है। अगर कहीं पर एग्जाम में पेन ना लिखा हो ना, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है दर्द। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अच्छा किसी को नहीं लगता, उसी को पेन बोलते हैं। समझ में आए? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें कहां लिखा है पेन, ऐसा तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, लेकिन पहले कह दूं, दिमाग में आ जाए तो सोच लेना वो पेन की बात कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो किसका साइन होगा? इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं था, क्योंकि इंप्लांटेशन के टाइम ये क्या हो गया, नीचे हो गया। इसका जब हम पढ़ेंगे तो पता करेंगे कि ठीक था एकदम, कोई एक्सीडेंट की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, या कोई कौन सा नशा, कोकीन। कौन सा? कोकीन नाम सुना होगा? अच्छा, कोकीन जो ज्यादा लेते हैं उसमें कौन सा हेलुसिनेशन होता है? साइकेट्रिक में कौन सा हेलुसिनेशन होता है? टैक्टाइल का मतलब ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ चींटी चल रही है, कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, ऐसा लगता है कुछ कुछ स्किन के ऊपर चल रहा है, उसको बोलते हैं टैक्टाइल, और रियल में नहीं चलता। हेलुसिनेशन का मतलब ये सेंस ऑर्गन फर्स्ट परसीव कर रहा है, तो टैक्टाइल हेलुसिनेशन, सॉरी सही बोला क्या?
टैक्टाइल हेलुसिनेशन कोकेन अब्यूज के पेशेंट में देखने को मिलता है, सही है। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है वो सीधा बोलेगा खाने में जहर है, उसको टेस्ट का या कोई खाने में जहर का बोलेगा तो उसको परक्यूशन जैसा सिस्टम आएगा, या फिर उसको ऐसा लगेगा कुछ भी खाएगा तो उसको सही नहीं लगेगा, टेस्ट में खराबी लगेगी। गैस्ट्रेटरी का मतलब होता है टच, टेस्ट, टेस्ट को बोलते हैं गैस्ट्रेटरी। तो यहाँ पर जो कोकीन लेती है प्रेग्नेंट फीमेल उसमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और हाइपरटेंशन ज्यादा होगा तो पूरी बॉडी में हाइपरटेंशन होगा, पूरी बॉडी में हाइपरटेंशन होगा तो यूटेराइन आर्टरी में हाइपरटेंशन होगा, यूटेराइन आर्टरी में हाइपरटेंशन होगा तो प्लेसेंटा ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो प्लेसेंटा हट जाएगा, हटेगा। एब्रूप्सियो प्लेसेंटा में कभी भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करते। एब्रूप्सियो प्लेसेंटा इज इमरजेंसी। अब प्लेसेंटा हट गया, अब बोलते कंटिन्यू करो, या तो मदर जाएगी, अब बेबी तो जा ही रहा है, अब कंटिन्यू करी, मतलब प्लेसेंटा हट गई तो बेबी तो जा ही रहा है, अब जल्दी से अगर टर्मिनेट नहीं करी तो मदर भी जाएगी, अब शॉक से, हेमरेज से, उसकी भी डेथ हो जाएगी, स्टेजेस की, तो उसकी भी डेथ हो जाती है अगर उसको टर्मिनेट नहीं किया फटाफट से प्रेगनेंसी को। तो बेटी तो जाता ही जाता है, मदर भी जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें ये थोड़ा सा सेफ है, इसके कंपैरिजन में मैनेजमेंट में पता चलेगा आपको। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेन होता है, टेंडरनेस होती है, इसके अंदर क्या हुआ, प्लेसेंटा हटा है लेकिन है ऊपर में ही है अभी, तो जो ब्लीडिंग होती है वो डार्क रेड टाइप की होती है, कैसी होती है, इसमें कैसी होगी, ब्राइट रेड। तो यहाँ पर 5-7 साइन आपको नजर आ गई, पेनलेस, कॉजलेस, रिजिडलेस, सॉफ्ट एंड रिलैक्स यूट्रस, ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग्स, एनी टाइम हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। समझ आ गया क्या साइन सिम्टम में कोई डाउट? जब हम एप्रोच पढ़ेंगे इसका उल्टा लिख लोगे। चलो देखते हैं क्या क्या साइन सिम्टम। ब्लीडिंग होगी सडन एकदम, ठीक है, पेनलेस होगी और मोस्टली अपैरेंटली का मतलब कॉजलेस ही है, रिकरेंट होती रहेगी, सडन और रिकरेंट होती है, ब्राइट रेड होती है, वार्निंग हेमरेज, कभी भी प्लेसेंटा प्रीविया में रोक सकती है, कभी भी वापस हो सकती है। एनी टाइम मन में रखना है कि भाई कभी भी मरीज हेमरेजिक शॉक में जा सकता है। वार्निंग हेमरेज का मतलब कभी भी अलर्ट ही रहना है, फीमेल एकदम ठीक है और कभी हो जाए बाई चांस, तो वार्निंग हेमरेज यूजुअली कई बार थोड़ा थोड़ा होता है स्टार्टिंग में और कभी सीवियर हो भी जाए बाई चांस, थोड़ा थोड़ा रहता है। और अगर ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया होगा, ऐसे रहने की ब्लीडिंग हो रही है एनीमिया नहीं हो रहा, तो ये तो सिर्फ ब्लीडिंग से रिलेटेड साइन बताया मैंने। देन ऑनलाइन वाले सोच रहे हैं हमें इग्नोर करें, बेवकूफ आपको इग्नोर नहीं करता, ये सामने बैठे हैं, इनके सामने देख के बात नहीं करूंगा ना तो पता है आप तो मेरे को पत्थर भी फेंकोगे तो मेरे लगेगा नहीं, ये मेरा गला दबा देंगे सब मिलके, इसलिए प्लीज समझा करो, समझ गए ना। फिर भी आपको लगता है थोड़ा बहुत कि हमें इग्नोर कर रहे हैं, इसको इग्नोरेंस नहीं बोलते, इसको बोलते मजबूरी, क्या बोलते। और दूसरी बात आपको लगता है नहीं इग्नोर मत करो प्लीज, तो कुछ नहीं करना है, थोड़े रो सामने आओ बैठो फिर हम बात करते हैं, है ना। आगे बढ़ो, और क्या क्या साइन, कभी भी क्या, जब भी प्लेसेंटा प्रीविया होता है सिम्फाइसियल बंडल हाइट नॉर्मल से 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा होती है, कम नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में क्या नहीं है, प्लेसेंटा ही नहीं, लोअर पार्ट में इम्प्लांट हुआ, तो ये यूट्रस है। हर चीज को एग्जांपल से समझाना पड़ता है, क्या करूं, ये यूट्रस है, प्लेसेंटा मोस्टली कहां चिपका हुआ रहता है, अपर पार्ट में। एक सेम ये फीमेल है माना कि 30 वीक की प्रेग्नेंट, कंपैरिजन हमेशा किसको बोलते हैं, बराबर पे होता है, बराबर पे कंपैरिजन होता है, एक नहीं, एक 20 वीक ले लो, एक 30 ले लो तो नहीं होगा, ये भी 30 वीक की प्रेग्नेंट है, दोनों सिंगल टोन है, इसमें प्लेसेंटा प्रीविया है और इसमें प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, तो दोनों का कंपैरिजन करोगे तब पता चलेगा ना कि दोनों में फंडल हाइट ज्यादा किसमें, बाकी सब चीजें नॉर्मल है, फीटस का वेट, एमनियोटिक फ्लूइड सब बराबर है, अब हम कंपैरिजन करना है कि प्लेसेंटा प्रीविया में ज्यादा होता है या कम होता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे अपना टॉमी नाम सुना है, कुत्ता नाम सुना है, उसको आप पकड़ के रखते हो तो अपने हिसाब से चलता है, और उसको छोड़ दो तो वो कहीं भी डाल, यस और नो, मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, ऐसा मेरे को निकल गया मुंह से, मेरे को कुत्ते का एग्जांपल नहीं देना चाहिए था, मैं समझ गया, मैं बोलते समझ गया कि टॉमी गलत निकल गया, बट कोई ना, टॉमी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ जिस किसी, मैं समझ गया तुम मेरे बारे में देखो कितनी मस्त फीलिंग आप, सुनो पूरी बात सुनो, थोड़ा मेरे को बुरा नहीं लगता, छोड़ा मेरे को, कोई ना तुम बोलो कुछ भी बोलो, जिस किसी पर्सन की कमांड किसी के हाथ में होती है तो वो चाह कर भी कहीं जा नहीं सकता, बाई चांस कहीं चला गया, वीडियो कॉल करके दिखाना, वो क्या कर, समझ में आया है, वो बीच पे है कि नहीं, यस और नो, और अगर कोई पर्सन फ्री है उसको कोई पूछने वाला नहीं है तो वो घूम सकता है, बाहर जा सकता है, किधर किधर घूम, तो जब प्लेसेंटा ऊपर है नहीं तो खींच के कौन रखेगा इसको, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा बहुत खुला सान, तो इसको हम बोल देते हैं थोड़ा सा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, सिम्पाइसियल फंडल हाइट मोर देन एमनोरिया एज कंपेयर टू नॉन प्लेसेंटा प्रीविया फीमेल, समझ में आया क्या। एग्जांपल में नहीं आता ना समझ, यूट्रस कैसा रहता है, सॉफ्ट, हाँ जब प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो अगर प्लेसेंटा नीचे है इसका मतलब फीटस का पार्ट नीचे नहीं है ना भाई, सामने प्री एग्जामिनेशन करोगे तो प्लेसेंटा आएगा, करोगे तो इसका मतलब माल प्रेजेंटेशन हुई कि नहीं हुई, तो हुई कि नहीं हुई माल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि पेल्विस में कौन सा पार्ट है, प्लेसेंटा है, तो होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, तो माल प्रेजेंटेशन होगी, इसकी वजह से बेबी हो सकता है या तो उल्टा हो या टेढ़ा हो या कैसा भी हो, कुल मिला के माल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, हेड इंगेज नहीं हो पाएगा, जब प्लेसेंटा होगा तो वजन क्यों भी नहीं होगी, इसका मतलब हेड तैरता ही रहेगा, एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका यूट्रस वाला, समझ में आ गया क्या।
कौन गया, कहाँ जा रहा, कौन आ रहा, वापस नहीं आएगा, आएगा नहीं, अभी आएगा, 2 मिनट में आएगा। चलो आगे बढ़े। हेलो, क्या हुआ, स्टाइल है लिखने की, कोई आप लिख देंगे शोल्डर पे नाम। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, मैं यहाँ बैठूंगा, यहाँ से मुझे पता चलेगा, आपको दिक्कत हो रहा है मैम आपको, अब ठीक है, अब सही है। हाँ अभी तो घर का राज। अब सुनो, ये हो गया साइंस सिम्टम फिनिश, बैठने का टाइम है, अब आता है डायग्नोसिस। प्लीज सुन लो, अरे लिख लिया ना सबने, अब देखो 3 बातें इसमें, प्लीज सुन लो बेवकूफो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम देखते रहोगे, फिर देखो पहला इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन पहले अपन हिंदी में समझाते हैं। इंस्पेक्शन मस्ट बी, जितना हो सके उतना पीवी एग्जामिनेशन अवॉइड करना है, तो ये 2 बातें हो गई। तीसरा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया में डॉक्टर ने कौन सा डायग्नोसिस लिख दिया तो उसके ऊपर क्वेश्चन पैदा होता है, प्रीवी एग्जामिनेशंस कौन सा डायग्नोसिस प्रिस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन डेवलप होता है, इसका मतलब आप बोलोगे भाई आपने ये क्यों लिख दिया, ये तो प्रीवी एग्जामिनेशन से सर्वाइकल होस्ट तक फिंगर जाएगी, तो हो सकता है प्लेसेंटा रप्चर हो जाए बाई चांस, तो अवॉइड करना है। अब यूएससी भी 2 टाइप की होती है ना, एक होती है ट्रांसवेजाइनल और एक होती है ट्रांस एब्डोमिनल, तो पहले तो बस ये बात समझ में तो आ गई ना, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पीवी एग्जामिनेशन नहीं करना है, यूएससी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, तो इसको मैं कैसे लिखेंगे, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वेजिनल एक्सपेरिमेंट मस्ट नॉट बी डन, इससे क्या हो सकता है, प्लेसेंटा और ज्यादा डैमेज हो सकता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे लिखोगे, यूएससी ऐसे लिखो, फिर यूएससी को 2 भागों में बांटते हैं। डन, लिख लिया होगा ना। अब देखो यूएसजी ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी तो सबने देख रखी है, ट्रांस वेजाइनल देखो यूएसजी 2 टाइप की, देखो इधर ऐसे यूएसजी किया, और यूएसजी को अपन 2 टाइप के, एक होता है टीएस, दूसरा ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, और ये कौन सी है, ट्रांस ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। वही आप गए डॉक्टर ने बोला लेट जाओ यहाँ पर, वो एक जाइलोकेन जेली होती है, वो क्या होता है, उसको जेली लगाया यहाँ पर, प्रोब कलेक्ट किया और उस कैमरे में दिख जाता है, उससे वो फाइंडिंग लिख देता है, 5 मिनट का काम है, इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए खास स्पेशल, इसका तो ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी होगी, ये मोस्ट कॉमन है बट लेस एक्यूरेट है। प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो मोस्ट कॉमन यही है, लेकिन ये मोर एक्यूरेट नहीं है, क्यों है इसका रीजन, ट्रांस एब्डोमिनल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, वेजिनल एग्जामिनेशन तो अवॉइड है, तो ट्रांस वेजिनल सोनोग्राफी कैसे करेंगे, ये भी तो दिक्कत हो गई, आया ना, सवाल तो आया ही होगा, तो रुको ना, थोड़ा तो वेट करो ना प्लीज थोड़ा सा, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, और इसमें भी एक आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है वैसे कि ट्रांस वेजिनल करनी है ट्रांस सोनोग्राफी, बट ऐसा बोलते हैं एक 95% इफेक्टिव है और एक 97.5% इफेक्टिव है, तो 98% एक्यूरेट कौन सी है, टीवीएस, और ये 96% 95 पॉइंट समथिंग है, ये रिसर्च है ये भी, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट कौन सा हो गया टीवी, लेकिन कब टीवीएस का रिस्क है क्या है अभी बताते हैं, टीवीएस का मतलब है ट्रांस, किसी ने असिस्ट करवाया टीवीएस, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है क्या करते हो, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो इसको करता है, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल नर्सिंग ऑफिसर इसको असिस्ट करती है ना, इसमें प्रिपरेशन होता है पहले, तो ठीक है, उसका ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए ये वेजिनल कैनाल है, ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है, प्लेसेंटा कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर या यहाँ पर है, कहीं पर भी है, मतलब कुल मिला के सर्विक्स के आगे कहीं पर भी है, यस। तो जब हम ब्रोंकोस्कोपी तो देखा होगा आपने, ब्रोंकोस्कोपी में क्या करता है, अपन लोग नोज के थ्रू नेसोफेरिंग से होते हुए डायरेक्ट अपन ट्रेकिया में क्या डाल देते हैं, कैमरा डालते हैं, और वो कहाँ दिखता है, साइड में अपना तो एलईडी होता है उसमें दिखता रहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे आगे चलते रहते हैं, कहाँ जाना, कौन सी राइट ब्रोंकस में जाना, लेफ्ट में जाना, राइट ब्रोंकस के बाद कौन से ब्रोंकियोस में जाना, कहाँ तक जाना, आगे सब दिखता रहता है। तो ये भी जो भी ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी क्या है, कैमरा वाली सोनोग्राफी है कुल मिला के। एंडोस्कोपी नाम सुना है, एंडोस्कोपी डालते हैं पहले अपन सीधा इसोफेगस से होते हुए कहाँ जाती है, जैसे कि अपन गैस्ट्रिक अल्सर का पता करने के लिए यूज करते हैं एंडोस्कोपी, तो ये चलती इसके अंदर कैमरा डाल दिया आपने वायर, और उधर चलता रहता है कहाँ पर क्या देखना है। आपने ईआरसीपी नाम सुना है, ईआरसीपी, एमआरसीपी, एमआरसीपी क्या होती है,
मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट का एमआरआई को एमआरसीपी बोलते हैं, द इमेजिंग ऑफ बाइल डक्ट एंड पेंक्रियाटिक डक्ट। और ईआरसीपी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ईआरसीपी सिक पेशेंट में नहीं किया जा सकता, वो मुश्किल है, क्योंकि ईआरसीपी में मल्टीपल पोजीशन पे पेशेंट को बैठाना पड़ता है, कभी प्रोन करना पड़ता है, कभी राइट लेटरल करना पड़ता है, कभी लेफ्ट लेटरल करना पड़ता है, कभी सेमी फाउलर, कभी फाउलर, कभी प्रोन, मल्टीपल पोजीशन में किया जाता है। ईआरसीपी का मतलब होता है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी। मतलब ये हुआ कि ट्यूब डालोगे, इसोफेगस में जाएगी, फिर स्टोमक में जाएगी, फिर ड्यूडेनम में जाएगी, फिर ड्यूडेनम में जाके ट्यूब को बोलेंगे जा पेंक्रियाटिक डक्ट में जा, पेंक्रियाज के बारे में पूरी स्टडीज में कैमरे में सबके अंदर रिकॉर्ड हो रही, क्या क्या पेंक्रियाज में क्या एब्नॉर्मलिटी है, फिर वापस पीछे लेंगे, फिर उसको बोलेंगे पीछे जा, फिर थोड़ा पीछे ड्यूडेनम तक आई, फिर उसको बाइल डक्ट में जाने देंगे। अब ऐसे कैसे जाने देंगे, वो तो एक्सपर्ट भी चाहिए और पोजीशन भी पेशेंट की चेंज करवानी पड़ेगी। फिर पेंक्रियाटिक एम्पुल ऑफ वाटर होता है, वहीं से तो ओपनिंग होती है, वहां से पेंक्रियाटिक डक्ट को बाइल डक्ट में जाएंगे, फिर बाइल डक्ट में कोई स्टोन है उसका पता करना है, गॉल ब्लैडर में कोई एब्नॉर्मलिटी है, वहां पर कॉमन हिपेटिक कॉमन बाइल डक्ट में वहां से उसको एब्नॉर्मलिटी होगी, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये यार वैसे ही टीवीएस है, मतलब क्या है, कैमरे वाली सोनोग्राफी कुल मिला के बात यही है। अब इसमें क्या है, देखो ये तो है वेजिनल कैनाल, ये है सर्विक्स और यहाँ पर है प्लेसेंटा। ट्रांस वेजिनल सोनोग्राफी सिर्फ प्लेसेंटा प्रीविया की बात कर रहा हूं, बाकी मैं ऐसा नहीं करते। अब कभी भी प्रिपरेशन तो ऐसे है, फीमेल असिस्ट करवाती है नर्सिंग ऑफिसर या कोई भी हो टेक्नीशियन उसका, पहले क्या करते, आपने स्पेकुलम सुना होगा, कस्को स्पेकुलम नाम सुना है, उससे वेजिना को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, उससे डायलेट करते हैं, फिर प्रोब को इंसर्ट करते हैं वेजिनल कैनाल के थ्रू। बाकी नॉर्मल टीवीएस होती है कोई भी, अदर देन प्लेसेंटा प्रीविया की टीवीएस में कोई सावधानी नहीं करनी है, सीधा प्रोब को डायलेट केस में करके वेजिनल कैनाल सर्विक्स यूट्रस तक आराम से प्रोब ले जा सकते हैं। बस प्लेसेंटा प्रीविया में टीवीएस करते टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान यही रखना है कि सर्विक्स से 1 सेंटीमीटर पहले तक प्रोब को रोक देना है, वहीं से जितना पता चले कर लो, उससे आगे नहीं जाना है कंफर्म, क्योंकि दिख जाता है कि कहां तक पहुंचे, सर्विक्स आई या नहीं आई। तो जो ही कैमरे में विजुअलाइज हो जाता है सब कुछ, कहां तक खत्म करना है इसको, यहाँ से सर्विक्स से 1 से 2 सेंटीमीटर पहले रुक जाना है। अब इसके आगे जो दिख रहा है उसको एग्जामिन करके नोट डाउन कर लेना है। तो ट्रांस वेजिनल ही करना है, ट्रांस सर्वाइकल तक नहीं जाना है, सिर्फ वेजिनल स्कैन होता है इसमें। सर्विक्स तक जाओगे आगे प्लेसेंटा रैप्चर हो सकता है, और टीवी एग्जामिनेशन में हमारे अंगूठे के आगे कैमरा लगा हुआ नहीं होता है, इसीलिए ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। समझ में आई क्या मीनिंग, क्या है टीवीएस क्यों कर सकते हैं, उसमें पता चल जाता है कहां तक पहुंचे हो, और टीवी एग्जामिनेशन में रैप्चर हो सकता है। तो टीवीएस ट्रांसवेजिनल, तो ये क्या है, मोर कॉमन बस स्लैश एक्यूरेट, किसमें बात बता रहा हूं, प्लेसेंटा प्रीवियम, मोर कॉमन पहले ये करेंगे, लेकिन इससे एग्जैक्ट पता शायद ना चले कहां पर है। जैसे मैंने लिखा है वैसे तो आपको एग्जाम में आ जाए मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस, पहले तो कभी ऐसा है, पहले इतना याद रखना यूएससी, अब यूएससी में आ जाए एब्डोमिनल यूएससी या ट्रांसवेजिनल, तो ट्रांसवेजिनल जस्ट बिलो द 1 सेंटीमीटर टू सर्विक्स, मोर एक्यूरेट। आया समझ में बात, सर्विक्स तक जाना ही नहीं, उससे पहले तक ही करना है। बाकी कोई भी टीवीएस होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता करते हैं ना, तो पूरा यूट्रस तक स्कैन होता है। डन, आगे बढ़े। अब एक और, आपने नाम सुना द ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, वैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, डबल सेटअप एग्जामिनेशन का रिलेशन किससे है, डबल सेटअप एग्जामिनेशन का रिलेशन कौन सी बीमारी से है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, डबल सेटअप एग्जामिनेशन क्या होता है, दो क्वेश्चन बनते हैं। तो डबल सेटअप एग्जामिनेशन प्लेसेंटा प्रीविया में किया जाता है। डबल सेटअप का मतलब क्या है, डायग्नोसिस भी कर लेंगे और डायग्नोसिस के दौरान कुछ अनहोनी हो गई तो तुरंत सिजेरियन करवा देंगे ऑन स्पॉट। तो इसका मतलब तीसरा क्वेश्चन, डबल सेटअप एग्जामिनेशन कहां किया जाता है, ओटी टेबल पे। कब किया जाता है, सारी प्रिपरेशन पूरी होने के बाद, मतलब सिजेरियन सेक्शन के क्या क्या चाहिए, ब्लड अरेंज होना चाहिए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए, सब कुछ, मतलब सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पढ़ते हैं अपन लोग। ओटी में जो तैयारी पूरी करने के बाद ओटी टेबल पर वेजाइनल रूट से, कौन से रूट से, हम पता करेंगे, वेजिनल एग्जामिनेशन से पता करेंगे प्लेसेंटा कहां है, और इस दौरान अगर बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गई तो उसी टाइम इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कर लेंगे, सारी तैयारियां पहले से कर रखी है। डबल सेटअप, डबल सेटअप का मतलब करेंगे डायग्नोसिस, उस दौरान मिस्टेक होगी तो हम सब टीम तैयार है, टीम को पहले अलर्ट करके रखते हैं सब ओके है, उसी को बोलते हैं डबल सेटअप एग्जामिनेशन। तो डबल सेटअप एग्जामिनेशन क्या है, वेजिनल एग्जामिनेशन का एक टाइप है, जिसमें एक सेटअप तो ये है कि वेजिनल एग्जामिनेशन करना है, डबल का मतलब है सिजेरियन सेक्शन की तैयारी रखनी है। तो डबल सेटअप समझ में आ गया, लिखवा दूंगा पूरा, बट अपनी लैंग्वेज में समझ में आ गया। करना वेजिनल एग्जामिनेशन है, लेकिन नॉर्मल वार्ड में आईसीयू में नहीं करते, ये ओटी टेबल पे होगा, और सारी प्रिपरेशन पूरी इंसिजन लगाने से पहले कितनी प्रिपरेशन चाहिए, एक किसी पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन करना है, माना कि पेशेंट का पीरियड नहीं है और उसको पेशेंट को इंसिजन लगाना है, उससे पहले क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, एनेस्थीसिया लग जाना चाहिए, होना चाहिए ना, एनेस्थीसिया टीम तैयार रहनी चाहिए, इंसिजन से पहले एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारे आपस में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कोई पहले ड्रग देती है तो पहले प्रिपेयर कर रखी है कि नहीं, ब्लड रेंज है कि नहीं है, कैनुला बराबर है कि नहीं, वर्किंग है कि नहीं, एक नहीं दो लाइनें चाहिए होती कभी भी ओटी में, एक लाइन अचानक से कोई खींच ले निकल जाए, आप जल्दबाजी में, आपके गाउन पहना हुआ है, आप पीछे किसी गाउन में अटके निकल गई, कभी भी याद रखना, ऐसा नहीं होता कभी कि हाँ ओटी चल रही है, कैनुला है ठीक है कर दो, कभी भी नहीं करते हो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, ओटी वाले नहीं करते, दो लाइन एक इमरजेंसी में निकल भी जाए, खींच जाए, क्या करोगे तुम अचानक, तो सारी एक्स्ट्रा ब्लड अरेंज है, टीम तैयार है, सब कुछ इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा तो हम कर सकते हैं। तो उतनी सारी तैयारी के साथ जो एग्जामिनेशन किया जाता है वजाइना का, उसको डबल सेटअप एग्जामिनेशन बोलते हैं, करेंगे वजाइनल एग्जामिनेशन, और इस दौरान अगर बाई चांस कुछ फ्रैक्चर हो गया, प्लेसेंटा या डैमेज हो गया, तो हम क्या कर देंगे, सीएस करते हैं, बहुत रेयर करते हैं, हर कोई रिस्क नहीं लेता, बट अगर कई बार करते हैं क्लिनिकली
तो वैसे तो टीवीएस से पता कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा करते होंगे तभी ये क्वेश्चन आता है बार बार, इसमें लिखा हुआ बुक में कि डबल सेटअप एग्जामिनेशन किस में करते नहीं नॉर्मली, बस किताबों में पढ़ने के लिए किसमें किया जाता है और कैसे किया जाता है, आजकल अवॉइड करते हैं। फालतू क्यों रिस्क लेना, जब टीवीएस से पता चल जाए तो क्यों रिस्क लेना, बट पहले ऐसा चलता था। तो क्या पहले सुनो, डबल सेटअप एग्जामिनेशन ये एक टाइप का वेजिनल एग्जामिनेशन है। इट इज लेस फ्रीक्वेंटली डन दिस डेज, इन दोनों शायद इतना नहीं होता है, कम कर दिया। इट इज डन इन द ओटी अंडर एनेस्थीसिया कीपिंग एवरीथिंग रेडी फॉर सिजेरियन सेक्शन। समझ में आ रही है? Palpation of the placenta on the lower segment not only conclusively confirm the clinical diagnosis but also identify its degree. न सिर्फ ये पता लगाया जाता है कि प्लेसेंटा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में है, इससे ज्यादा ये भी पता लगाया जाता है कि कौन से टाइप का है, क्योंकि पूरा एग्जामिनेशन, क्योंकि जब बात रिस्क खत्म होगी, क्योंकि जब एकदम कंफर्म हो गया कि सिजेरियन कर देंगे बिगड़ गया, तो फिर डर कैसा, फिर अच्छे से एग्जामिन करते हैं कितना प्लेसेंटा है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो उस दौरान मिस्टेक हो भी गया तो वो मान के चलते हैं कि सिजेरियन कर देंगे, तो डिग्री का भी पता लगाया जाता था। स्टेप क्या है, द पेशेंट प्रिपेयर्ड फॉर सीएस इज प्लेस्ड ऑन द ओटी टेबल एंड आईवी ट्रिप इज स्टार्टेड विद यूजिंग अ वाइड बोर कैनुला। वाइड बोर लाइंस, वाइड बोर का मतलब क्या होता है, बड़ी। इमरजेंसी में कौन सी लाइन लगती है, 16। इमरजेंसी में कौन से नंबर का कैनुला लगाते हैं, ग्रे कलर का ना, तो लाइन सेंटर लाइन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कैनुला हो तो 16 नंबर का होना चाहिए। इमरजेंसी मास ट्रॉमा में कौन सा कैनुला लगाते हैं, 16 ऑप्शन में नहीं हो तो 14 भी राइट है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18, क्योंकि ब्लड कभी भी फास्ट नहीं दे सकते आप, कितनी भी इमरजेंसी हो ब्लड अपनी स्पीड से ही जाएगा, ब्लड को ऐसा नहीं है 15 मिनट पूरा कर दोगे, नहीं कर सकते आप। तो ब्लड के लिए ग्रीन कलर, मास इमरजेंसी मास ट्रॉमा के लिए 16 नंबर, 16 ऑप्शन में नहीं है तो 14, 14 ऑरेंज कलर का, 16 ग्रीन कलर का, 17 व्हाइट कलर का, 18 ग्रीन, 16 ग्रे, 17 व्हाइट, 20 पिंक, 22 ब्लू, 24 येलो, 26 पर्पल है ना, 26 प्रीटर्म के लिए, 24 इन्फेंट के लिए, 22 ब्लू कलर हो गया, थोड़ी ऐसी टिनी टिनी सी वेन होती है उसके लिए, 20 इज मोस्ट कॉमन, 18 ग्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन छोटा छोटा, 17 नॉर्मली यूज नहीं होता बट व्हाइट कलर का आता है। ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन शुड बी अवेलेबल, ब्लड अरेंज होना चाहिए, अरेंज कर रखा होना चाहिए पहले। द पेशेंट इज पुट अंडर जनरल एनेस्थीसिया, पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया देंगे, जनरल मतलब आईवी, आईवी एनेस्थीसिया को जनरल बोल। ऑल दीज प्रिकॉशंस आर टेकन, पहले सारी प्रिकॉशंस और सारी अपनी जो भी तैयारी है पूरी करके रखेंगे और सारी सावधानियां करके रखनी पड़ेगी अपने को, सो दैट ए क्विक सर्जरी कैन बी परफॉर्म, ताकि अब अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्विक सर्जरी की जा सके। इफ ये क्या लिखा है, टोरेंटियल क्या होता है, टोरेंटियल ब्लीडिंग स्टार्ट, अगर एग्जामिनेशन के दौरान अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए बाई चांस उस दौरान, तो अब इमरजेंसी में कुछ किया जा सके। खत्म हो गया टॉपिक, इसको बोलते हैं क्लिनिकल कंफर्मेशन बाई, लेकिन आपको टीवीएस याद रखना, अभी ये नहीं करते, बट आपको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये बाई चांस आ जाए कि डबल सेटअप किस में करते हैं भाई, नॉस एम्स तो दिल्ली एम्स तो पूछेगा ऐसे डिजीज के क्वेश्चन, वो ऐसे पूछेगा, वो ऐसे चीजें नहीं छोड़ेगा, जो स्पेसिफिक होता है वो पूछेगा, क्योंकि ऐसे काम कहाँ होते हैं, जो बड़ा इंस्टीट्यूट है वहीं पे होते हैं, और हमेशा एक्सपर्ट होते हैं ना, कंसल्टेंट सर्जन, वो हमेशा टिपिकल काम क्यों सिखाएंगे कैसे। थर्सरी केयर इंस्टीट्यूट का मेन काम क्या है, थर्सरी केयर इंस्टीट्यूट का मेन काम क्या है, इट इज ए टीचिंग इंस्टीट्यूट। पेशेंट केयर तो एक है, लेकिन मेन अगर नहीं होता टीचिंग इंस्टीट्यूट तो कंसल्टेंट का राउंड चलता है तो 4-4 घंटे का क्यों चलता है, पेशेंट की साथ तुरंत पूछ लो आज के क्या है, 5 मिनट फिनिश, ये 5 मिनट 20 पेशेंट 1.5 घंटे में करके घर चला जाओ, वो एक पेशेंट को आधा घंटा क्यों लगाता है, और सेम सेम पेशेंट को कल हो चुका है शाम को राउंड, आज सेम पेशेंट को भी आधा घंटा क्यों लगाता है बताओ, ताकि जो कर रहे हैं वो कोर्स उसको सिखाया जा सके। तो थर्सरी केयर इंस्टीट्यूट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज ए टीचिंग इंस्टीट्यूट, तो टीचिंग का मेन काम है, तो कंसल्टेंट तो चाहेंगे ना कि जो पीजी करे उसको ये चीजें पता चले, तो चाहे जरूर किसके हिसाब से भी हो वो तो करवाएंगे ना, कि हाँ से नॉलेज भी तो बढ़ेगा, नए बैच आ रहे हैं ना, 6 महीने से बैच आता है, अपना 9 से 6 महीने से क्यों हुआ, ये फीलिंग दिलवाने के लिए कि यू आर ऑफिसर, योर वर्क इज बेसिकली टू इंसर्ट रेक्टल ट्यूब, बट यू आर ऑफिसर। हाँ सच में हमारा नाम यही है, रेक्टल ट्यूब इंसर्शन टेक्नोलॉजिस्ट। अरे एनिमल लगाना काम किसका है, तो रेक्टल ट्यूब किसको बोलते हैं, एनिमल को बोलते हैं। बेड सीट चेंज सुपरवाइजर, बेड सीट चेंज कौन करेगा, वार्ड बॉय, आप उसको खड़े होकर सही थोड़ा हेल्प करोगे उसको। हाँ तो आप क्या सोचते हो, तुम वहां जाके हमारा चेंबर होगा ना, हमारा चेंबर कौन सा है, तुम्हारा चेंबर, चेंबर मेंबर कुछ नहीं होता। देखो लाइफ में पहले से तय रखो हमें ये काम करने पड़ते हैं ताकि कभी दुख नहीं होगा, वरना तुम मान लो बहुत ऊंचा बाद में पता चले ना मोटे दर्शन घोटे, ऐसा नहीं, पहले मान के चलो ये काम करने पड़ते हैं तभी दुख नहीं होगा कभी, सच कह रहा हूँ। इसीलिए जिसने प्राइवेट जॉब कर रखी है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने पे कभी दुख नहीं होगा जिंदगी में, वो बहुत खुश रहेगा, उसको कितना ही काम हो जाएगा, वो कितना ही परेशान हो जाएगा, उसे कितने पेशेंट दे देंगे, वो कभी ये नहीं बोलेगा आज मैं परेशान हो गया हो गया। और जिसने कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं किया है वो रोजाना कंप्लेन करेगा आज मेरे पास 2 पेशेंट थे, आज मेरे ज्यादा काम था, मेरे पास वाले के पास में कुछ काम ही नहीं था, उस बेवकूफ ने मेरी हेल्प ही नहीं की, और प्राइवेट वाला अपना काम करके भी दूसरे की हेल्प कर लेगा, वो बोलेगा हे भगवान प्राइवेट में क्या, सच में। तो भाई कंपैरिजन कब होता है, जब आपने पहले उससे 5 गुना कम सैलरी में उससे ज्यादा काम कर रखा है, तब कंपैरिजन है, पहले कर ही नहीं रखा उसको, आपको तो लगेगा ना कि ये तो क्या है, मेरे पास वाले के पास कम पेशेंट है, तुम कंपैरिजन किससे कर रहे हो, पास वाले से, तुम प्राइवेट जॉब से करो तब आई आनंद। इसलिए पहले मान के चलो कुछ कुछ काम है अपने वो हमें करने हैं, ये कहीं नहीं लिखा है पसंद है या नहीं है, हमें करने, इट्स माय ड्यूटी टू डू वर्क इन प्रॉपर वे, मन लगा के। अपनी बेडशीट वही ना, रिंकल तो दूर की बात है, अपने घर पे चाहे बेडशीट ना हो, पेशेंट की बेडशीट में रिंकल्स नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना ये बात इंपॉर्टेंट है, पेशेंट केयर इज इंपॉर्टेंट। अब लड़कों की जिम्मेदारी है अपने 20% को बचा के रखना, वरना किसी दिन खोपड़ी खिसकी ना उसकी, वो कर देगा 100-0। वैसे लड़कियों में थोड़ा डिसऑर्डर तो होता ही है, आपने डिल्यूजन पढ़ा होगा ना, डिल्यूजन 5-6 टाइप के थे, एक रिलीजियस डिल्यूजन, एक अरेंजमेंट डिल्यूजन्स पढ़े होंगे ना साइकियाट्रिक में, किसी किसी को एक रिलीजियस डिल्यूजन होता है, 24 घंटे में 24 घंटे धर्म की बातें करता रहता है कोई, एक अरेंजमेंट डिल्यूजन मोस्टली लड़कियों में पाया जाता है,
वो कितना भी उसका रहने का रूम साफ हो, कितना भी जहाँ रह रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ ओटा फटक करना ही करना है, चाहे सब कुछ सीखे तो भी हटा के वापस साफ करके। ये डिवीजन है मोस्ट कॉमनली सीन इन द गर्ल्स होता है। लड़कों का रूम चाहे 24 घंटे लड़का फ्री है, उसके रूम में देखना पेंट का टंगी है, पेंट का एक ही है तो नीचे है, दूसरा ऊपर है, शर्ट ऐसे टंगा हुआ है जैसे कोई इंसान खड़ा है, टॉवल पड़ा है ऐसे पैर में, इसके ऊपर से सुबह से जा रहा है 5 बार, उठाया नहीं है, चाहे पूरे दिन फ्री, और कोई आके बोल भी देते ऐसे कैसे है, टाइम कहाँ मिलता है। तो शादी का मतलब ये है कि काम लड़की करेगी, ये कहाँ लिखा हुआ है, कोई जरूरी थोड़ी है कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि घर का सारा साफ सफाई का काम लड़की करेगी, ये तो कौन सी बुक में लिखा है? करना पड़ता कोई जरूरी नहीं है, सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं कौन सा करता हूँ? नहीं मैं कहता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, बस कहता हूँ, कहने में क्या जाता है, आगे बढ़े। नहीं ऐसा कहीं नहीं है कि भाई अरेंजमेंट डिवीजन मोस्टली गर्ल्स में पाया जाता है, ये सच में, ये सच बात है, उनका पेट देख लो, अरेंजमेंट मिलेगा, अच्छे से अरेंज मिलेगा, सब कुछ चीजें सही मिलेगी, हम लड़के लोग इसको बोलते हैं कुछ नहीं। मैं अपनी बेइज्जती क्यों करूं, चुप रहो, कुछ नहीं, या तो अपनी अपनी सब अपने लड़के लड़के सुधारो आदत, यहाँ पे ऐसे ही बोला जाएगा, देखो सीधी बात है, सच में लेकिन क्या होता है, ये चीज होती है, होनी भी चाहिए, सच्ची बात है, कम से कम लड़कियों से सीख सकते हैं हम लड़कियों से देखो 4-5 चीजें सीख सकते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया पैसे बचाने, एक खाना खाना, लड़की खाना खाएगी पिस्टल फैलेंजेस के अलावा कहीं पता नहीं चलेगा, हाँ, और लड़के खाना खाएंगे उसके एल्बो से निकलेगा पानी, वैसे हाथ पूरा खराब है, ये वैसा होता है कि नहीं होता, ऐसे खा रही है, ऐसे आ रहा पानी। और दूसरी बात और सुनो ऐसे मजाक नहीं कर, सच में सीखना चाहिए। 8 बजे आपकी ड्यूटी शुरू होती है, लड़कियों की एक खास बात है, 8:35 तक भूख लग जाती है, और भूख सिर्फ बैग खोला, बैग में से टिफिन खोला, प्लास्टिक वाला आवाज आने वाला कट से, उनमें से एक पीस लिया, भूख शांत। लड़के ऐसा नहीं करते, खाने बैठेंगे तो डाइटिंग पे होने पे 3-4 का खा जाते हैं, ये सब लोग, और लड़कियां सिर्फ ऐसे किया, टिश्यू पेपर भी 2 उठाए, ऐसे ऐसे किए, हो गया फिनिश, पता ही नहीं चला, नाखून में पता नहीं चला। तो सच में एक दिन ऐसे ही मैं यहाँ क्लास में लेने के बाद मैं यहाँ चावल खा रहा, राइस पता आपको, मैं लड़कों का इतना कुछ है नहीं, चम्मच आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक, बाई चांस में हाथ से चावल खाना शुरू कर दिया, जिंदगी भर हमने तो हाथ से खाए भाई चावल, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आ गए 2-3, सर हाथ से चावल कौन खाता है, मैंने किससे खाते भाई, किससे खाते चावल, क्या दही हाथ से कौन खाता, मैंने कैसे खाते, सच में नहीं पता मुझे, दाल, अरे और छोड़ो बहुत सारी रहने दो रे, मैंने ऐसा कहीं, मेरे को किसी ने बोला था, हो सकता है ये जगह नहीं हो बट कहीं, चलो अब बात कॉम्प्लिकेशन, सुनो ये है प्लेसेंटा, मैं सारी चीजें क्या बताऊं आपको, मैं सीख जाऊं, बस लड़कियों से सीख रहा हूं, तुम फायदे में रहोगे, ये सच है, मजाक नहीं है, बहुत सीधे सिखाऊंगा आपको टाइम टाइम से। भाई प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी, होगी ना, तो ब्लीडिंग होगी तो फिर ब्लीडिंग में क्या निकलेगा, खून, तो हेमरेजिक शॉक होगा कि नहीं होगा, हजार कॉम्प्लिकेशन है प्लेसेंटा प्रीविया के, आपको एक याद रखना, हेमरेजिक शॉक, हेमरेजिक, क्योंकि हो सकता है बाकी माल प्रेजेंटेशन वो ये बाकी कुछ याद नहीं रखना, बस याद कौन सा रखना, एग्जाम में आने लायक लिखो, हेमरेजिक शॉक लिख दो बस, हेमरेजिक शॉक की जगह हेमरेजिक शॉक लिख सकते हैं आप, बाकी तो क्या है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट नीचे तो माल प्रेजेंटेशन हो गई ना, प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, मेम्ब्रेन पेल रप्चर हो सकती है, कोड प्रोलैप्स हो सकता है, सर्विक्स डायलेटेशन होगी नहीं सही तरीके से, तो फूड कवेंट्रा पार्ट मेम्ब्रेन लेबर के टाइम ज्यादा ब्लीड हो सकता है, फीटस नीचे जोर डालेगा प्लेसेंटा से ब्लीड ज्यादा हो सकता है ना, और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम रहते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिव डिलीवरी, ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी मतलब नो वेजिनल डिलीवरी, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए। तो प्लीज मेरे प्यारे भाइयों सीख लो, लड़के एकदम सादा जीवन पे विचार एकदम जीते हैं, सच में मैं लड़कों का इसलिए बहुत बड़ा फैन हूँ, लड़के कहीं कपड़े लेने भी जाते हैं ना, उनको पता है पैंट 3 कलर की आती है, ब्राउन ब्लैक ब्लू, और पहन के भी नहीं देखते, ये लगा यहाँ ठीक है पैक कर दे, लड़कियों का मामला इतना तेज है, इनका एक कलर भी 50 जितना होता है, कहीं जाएगी सामान लेने, एक ड्रेस लेने के लिए 70 ड्रेस खुलवा लेगी, पहले तो बाप दुकान वाली ऐसी तैसी कर देगी, फिर लास्ट में बोलेगी इस डिजाइन में ये कलर दिखा, इस डिजाइन में ये कलर दिखा, वो मेरे बाप जी जाओ, इसलिए हमारे कलर नहीं आते, लड़कों के साथ गवर्नमेंट ने धोखा, गवर्नमेंट ने क्या कुदरत ने धोखा किया है, कलर ही नहीं आते, आते कलर कुछ नहीं आता, इतने नहीं आते, कुछ नहीं आते हमारे, तो एक आधी चीजें थी, शर्ट था वो भी तुम लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, एक पाजामा था उसको लूज करके नाम दे दिया प्लाजो, वो भी पहनना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब कुछ रखा ही नहीं, हम सिर्फ सिर्फ हमारा कौन क्या बचा, कुछ नहीं, कौन बोला ये, लिखो, चलो लिखो भाई अब, लड़के मेरे भाई है सब, है सच में, मेरे को तो भाई मेरे लड़कों की टेंशन होगी ना, मुझे सबसे ज्यादा, आप तो दुख तो होता है ना, 20% हो, अब आपको सबसे ज्यादा दुख होगा, आप ड्यूटी करना, सबकी क्या, कुछ नहीं होता है, सब झूठ है, तुम जब ड्यूटी पे जाओगी ना, तब एनी टाइम लड़की इधर भी लड़की उधर भी लड़की उधर भी लड़की, लड़की लड़की से परेशानी होगी, बोर हो जाएगी, तूने आज क्या बनाया, मैंने बैंगन बनाया, तूने क्या बनाया, आलू बनाया, यही होगा, क्या बनाया किसको बनाया, बस इसके अलावा कुछ नहीं।
नेक्स्ट लिखो पोस्टमार्टम। नहीं है, तुम पता ही नहीं है तुम्हें कुछ भी। हम बने हजार बार इसलिए कह रहे हैं पता। चलो लिखो नेक्स्ट। आज सबको आपको लगता है ये कोई कॉमेडी सोच रहा है, बेवकूफ पढ़े कर लो। सर अभी क्लास देख रहे हैं सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत हंसना भी जरूरी होता है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि सच में हर जगह बैलेंस होना जरूरी है, मेरा ये कहना है। भाई तुम देखना कभी एक लड़की दूसरी लड़की से ड्यूटी चेंज करने का बोलेगी ना, तो नहीं मेरा तो एक्चुअली सुबह मेरे से उठा नहीं जाता, ऐसे बोल के नहीं करते, ऐसे होता है दिक्कत। भाई 50-50 हो तो आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, तो बराबर ठीक चलती रहती गाड़ी, नहीं एक तो बाहर ज्यादा एक तो बाहर कम। अब लड़की से देखो सीपीआर देखो सीपीआर नहीं दे पाएगी। यस और नो, हमने देखा है आंखों से। और हम ये चीज ऑन स्पॉट बोलते हैं, ये मजाक नहीं है। ये इमरजेंसी में लड़की ड्यूटी कम ही रखते हैं, इसलिए कम रखते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को ट्रांसफर करना है नहीं हो पाता, जरूरी नहीं, इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़की स्ट्रांग नहीं होती, लड़की का माइंड बहुत तेज होता होगा, लेकिन एक फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करो सीपीआर देना हो इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं दे पाती जितना लड़के दे पाते है ना। अब एक बात सोचो, नहीं होता कितने का इमरजेंसी कंडीशन में बोल देते। अब देखो अब बाई चांस ये तो पुराना एम्स है, जोधपुर का सेकंड एम्स, 7 एम्स इंडिया में कितने सेकंड बेस तक है, 7 एम्स, एक दिल्ली और 6 दूसरे, उसके बाद कंडीशन खराब है। नो ये जो 80-20 का हुआ थर्ड बेस के बाद हुआ, पहले तो एक्स्ट्रा बार के ना हम तो पुराने, हमारे टाइम तो मैक्सिमम लड़के आते थे तो हमारी तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस 2012 के बाद में जो भी एम्स बने लास्ट लास्ट वाले 15 एम्स इसमें सब लड़कियां हैं। अब बताओ लड़कियां हैं तो लड़कियों की कभी कभी शादी तो होगी, शादी होगी मैटरनिटी लीव पे जाएगी, दिवाली पे एक दिन के लिए जाती है, अगर कोई स्टाफ छुट्टी पे जाता है जाती है तो भी बैलेंस बिगड़ जाता है। जब मैटरनिटी लीव पे जाएगी तो उसका हक है छुट्टी, फिर कैसे बैलेंस सेट करोगे, अपने आप ही करेंगे ये T20 हटाएंगे, हटाना पड़ेगा, क्या करोगे तुम, अभी नहीं हटेगा 5 साल बाद किसी के कहने से नहीं। जब जो लड़कियां ज्वाइन किया उनकी शादी होगी तो 80% लड़कियां ही है, और शादी तो सबकी होगी, और सबकी होगी तो कभी ना कभी सबके बच्चे होंगे, तो जाएगी 10 से एक साथ, तो आएगी तो लड़कियां ना 50% लड़के भी तो होते तो ठीक रहता है ना मामला। तो फिर कोई बात नहीं और भी आ जाएगी, तो तुम लड़कियां लड़कियों से बोर होगी, देख लो तुम्हारा लग कैसे। ठीक है ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं, सबसे ज्यादा बोर तुम होंगे, मैं तो सुन चुका हूँ। है मैनेजमेंट, दो मैनेजमेंट सुनो, मैनेजमेंट में सच है ये ह्यूमन नेचर है, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी कहती है, मैं नहीं कहता, ये साइकोलॉजिकल अट्रैक्शंस विल बी देयर। मैनेजमेंट में दो चीजें होती है, एक्टिव और एक्सपेक्टेंट है वो चीजें, उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके बता रहा हूं ताकि एक साथ सब चीज हो जाए। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे या तो प्रेगनेंसी 37 वीक से कम है या प्रेगनेंसी 37 वीक से, इसमें देखो आपको ऐसे लिखना है मैनेजमेंट में, इफ प्रेगनेंसी, पहले करवा दो मोर देन 37 वीक वाला, प्रेगनेंसी कितने वीक से ज्यादा, क्या करोगे, चाहे मतलब नॉर्मल है चाहे ब्लीडिंग नहीं है, आपको वेट नहीं करना, क्या करवानी है, डिलीवरी या लेबर। अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से ज्यादा है टर्मिनेट करवानी, एक इलाज है, कुछ नहीं सोचना है, चाहे वो नॉर्मल है, फीमेल की अभी कोई तबीयत खराब नहीं है, एकदम ओके है, फिर भी क्या करवाना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द गेस्टेशनल एज, तो हो गया ना, गेस्टेशनल एज तो तब सोचते हैं कि कितने वीक की है जब वो दिक्कत में होती कुछ, इसमें तो अपने को पता है, हम सब पता है 37 वीक से ज्यादा है तो हम क्या करवा देंगे, तो रिस्पेक्टिव गेस्टेशनल एज का सम्मान करते हुए हमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट टर्मिनेट करवाने के दो तरीके, या तो लेबर या सिजेरियन, या तो लेबर या, तो टर्मिनेशन के दो तरीके, या तो लेबर या सिजेरियन सेक्शन, लिखे होने से जैसे मैं लिखूं वैसे लिखूं। ठीक है भाई आपकी मर्जी, जो चाहो आप करो, हमारा क्या। लेबर तभी होता है जब सर्विस अवेलेबल हो, लेबर होने की कुछ 5 शर्तें बता सकता हूँ कि वजन डिलीवरी कब पॉसिबल है, अभी बताते हैं, ऐसे लिखिए आपने, आगे बढ़े। पहले है लेबर, लेबर तभी होता है, क्राइटेरिया ऑफ लेबर, लेबर तभी हो पाता है, पहला क्राइटेरिया सर्विस फेवरेबल हो, क्या हो, फेवरेबल का मतलब है डायलेटेशन हो रहा है, प्रोग्रेसिव इफेसमेंट भी हो रही है, मतलब लेबर में जो चाहिए ना, इस तरह का डायलेटेशन इफेसमेंट और लेंथ कम होना, सर्विस लेबर के अकॉर्डिंग एडेप्टिव है, सर्विस फेवरेबल है। दूसरी बात, फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, अगर डिस्ट्रेस में है तो कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे तुम लोग तो हो सकता है दिक्कत बढ़ जाए, तो फिर आप वजन नहीं करवा, फीटल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तीसरा, एंगेजमेंट होना चाहिए, हेड डिसेंट भी नहीं हो रहा, एंगेजमेंट ही नहीं हो रहा तो कैसे करवाओगे तुम लोग, है ना, हेड नीचे आएगा ही नहीं तो आगे मूव नहीं करेगा, डिसेंट ही नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। नंबर 4, फीमेल इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, हीमोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब क्या है, एनीमिया भी नहीं है, वाइटल नॉर्मल है, एनीमिया नहीं है, वाइटल नॉर्मल है, फीटल मदर सब नॉर्मल, मतलब मदर के सारे पैरामीटर नॉर्मल है, उसको ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके ज्यादा सीवियर एनीमिया नहीं है। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस भी होने चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन तीनों चीज देखते हैं अपन लोग, ये हो गया लेबर तभी हो पाएगा जब ये सारी चीजें होगी, तब तो करवा देंगे लेबर, नहीं तो हम क्या करवा देंगे, सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन बहुत टाइप के होते हैं, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, एलएससी, एलएससीएस इज मोस्ट कॉमन, एलएससीएस इज मोस्ट कॉमन, इसका क्या कारण है वो हम पढ़ेंगे वहां, लेकिन 1% ऑफ टीवी ऐसा है जिसमें एलएससीएस नहीं करते, सेंट्रल फोर्थ, उसमें करते मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट यूएससीएस पहली प्रायोरिटी है, प्रेफरेबल वो है, क्यों है अभी बताऊंगा। ये लिख लिया, लिख लिया क्या ये बात, मिटा दूं,
मिटा दो ना, हमने दो बताया, एक तरफ लेबर लिखा था, दूसरी तरफ क्या लिखा था सिजेरियन सेक्शन। या तो कर सकते हैं एलएससीएस या कर सकते हैं यूएससीएस। का दूसरा नाम क्या है? यूएससीएस का मतलब होता है अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन दूसरा नाम क्या है? क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? सबसे कम कॉम्प्लिकेशन, सब कुछ इसमें सेफ है, बस एक ही ड्रॉबैक है, टेक्निकली डिफिकल्ट है, करते टाइम थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, बाकी सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है इसका। 10 पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें, एक पॉजिटिव है 10 नेगेटिव है, इसका उल्टा एक दूसरे का। वो क्या है हम सिजेरियन सेक्शन में पढ़ेंगे, बस अभी इतना ही बता रहा हूं। जब टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया होता है, टाइप 4 की डेफिनेशन क्या है? प्लेसेंटा इन द, कहां पर है? नीचे वाले हिस्से में तो है बिल्कुल सर्विस को, और एलएससीएस में इंसिजन कहां लगाते हैं? सिंपैसिस ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर, अम्बिलिकस से नीचे यहां पर। तो जहां इंसिजन लगाते हैं वही वो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का, तो फिर उसको बाहर निकालने में दिक्कत होगी, वही जस्ट उसके जहां इंसिजन लगाते हैं वहीं पे प्लेसेंटा है। तो इसीलिए टाइप 4 में प्रेफरेबल है यूएससीएस। बाकी में सब एलएससीएस करना ही मोस्ट कॉमन है, बस अगर बाई चांस आ जाएगा टाइप 4 में कौन सा सिजेरियन सेक्शन करते हैं, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया में, तो आप बोलोगे यूएससीएस करते हैं, क्योंकि जहां इंसिजन लगाते हैं वहीं पर वो है। तो जस्ट तो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो हो गया मोर देन 37 वीक, जिसमें कुछ बनता ही नहीं है। जो क्वेश्चन आएंगे वो लेस देन 37 वीक पे आएंगे, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना, वेट एंड वॉच। एक्सपेक्टेंट का मतलब आराम से देखो, ठीक है नहीं हो रहा है तो फिर करो। और एक्टिव का मतलब क्या होता है? अभी करवा दो। तो यहाँ पर लेस देन 37 वीक है, तो हमें एक्सपेक्टेंट और एक्टिव की तरफ जाना है, देखते हैं क्या होता है। मोर देन 37 वाला समझ में आ गया, पूरा आ गया। अब देख लो वापस, मिटा दूं? मिटा दूं क्या? मिटा दूं क्या? मैनेजमेंट में एक तो था मोर देन 37 वीक, इसके अंदर या तो लेबर और या सिजेरियन सेक्स। अब दूसरा है लेस देन 37 वीक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कितने वीक की है? दूसरा क्या लिखोगे? लेस देन 37 वीक। लेस देन 37 वीक में दो कंडीशन डेवलप होती है। प्रेगनेंसी 37 वीक तक नहीं पहुंची, 37 वीक का मतलब 259 डेज, 37 वीक तक नहीं पहुंची है, इसका मतलब अभी तक बेबी क्या है? प्रीटर्म है ना। तो अगर प्रेगनेंसी, देखो यहां से सुनना अच्छे से, सीधी बात याद रखना, 37 वीक से कम है, अगर प्रेगनेंसी 37 वीक तक नहीं पहुंची है, इसमें दो कंडीशन, फीमेल इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल और नॉट। एक क्वेश्चन आना चाहिए, फीमेल इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल और नॉट। तो क्या एक में लिखो फीमेल इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, दूसरे में क्या लिखोगे? अब मेरे को बताओ, प्रेगनेंसी 37 वीक से ज्यादा है, दोनों में कम है भाई, दोनों में कम है, एक में ज्यादा है? तो दोनों में कम है। एक में फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा। एक में फीमेल एकदम ठीक है, एक में ठीक नहीं है। तो अगर जिसमें ठीक नहीं है उसमें क्या करेंगे? सेम वही मेथड यूज करेंगे जो 37 से ज्यादा वाला था। अगर फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें कुछ पढ़ने नहीं है। इसको बोलते हैं, अगर फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है उसको बोलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है अभी हमें एक्शन लेके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है। एक्टिव का मतलब है अभी टर्मिनेशन करना। समझ में आई बात? एक्टिव मैनेजमेंट किसको बोलेंगे? अभी करना है, उसको एक्टिव बोलते हैं। अब एक्टिव मैनेजमेंट या तो लेबर और या सिजेरियन सेक्शन, जो उस हिसाब से लेबर किसमें करते हैं और सिजेरियन सेक्शन किसमें करते हैं मैंने बता दिया। सब कुछ ठीक है तो लेबर करवा लो, सर्विस फेवरेबल है तो, और नहीं है तो सिजेरियन सेक्शन करवा लो। सेम वही अभी बात बताई थी ना 37 वीक से ज्यादा वाली, वो यहाँ पर लागू होगी कि फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो हम एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब टर्मिनेशन, टर्मिनेशन दो तरीके से, या तो सिजेरियन या लेबर। लेबर किसमें कर सकते हैं? अगर सर्विस फेवरेबल है, बाई चांस सब कुछ ठीक लग रहा है, बाई चांस लग रहा है, डॉक्टर रिस्क लेने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो मोस्टली सिजेरियन ही होगा। हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो मोस्टली सिजेरियन सेक्शन ही करेगा डॉक्टर। और बाई चांस क्या लेबर की प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है, डॉक्टर को लगता है कि नहीं सर्विस वैलिडेशन है, हो सकता है बाई चांस, पर मोस्टली सिजेरियन सेक्शन ही होता है 99%। जब भी फीमेल हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होती 99% सिजेरियन ही होता है। बट ऑप्शन रखते हैं कि अगर लेबर प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुका तो क्या पता 1 घंटे में हो रहा होगा। समझ में आ गया? लेस देन 37 वीक के अंदर पहली कंडीशन कि हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, और दूसरी बात हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। दूसरी बात में क्या पढ़ने वाले? हीमोडायनेमिकली स्टेबल की डेफिनेशन क्या है? क्या होता है हीमो, पहले साइड में ब्रैकेट बना के लिख दो, हीमोडायनेमिकल स्टेबिलिटी क्या होती है? ये तो आज का यूज होता है एमएसएम वर्ड। मदर के वाइटल नॉर्मल, मदर के वाइटल्स एक्सपेक्टेड, एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं है अभी, मतलब अभी ब्लीडिंग पिछले 1-2 दिन से या 2-4 दिन से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग एब्सेंट, इसका मतलब ठीक है रिस्क नहीं है अभी। एक्टिव ब्लीडिंग, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होती है? ब्लीडिंग ही तो होती है। एक्टिव ब्लीड इज एब्सेंट, फीटल हार्ट साउंड ओके, मतलब फीटल डिस्ट्रेस नहीं है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो नो फीटल डिस्ट्रेस, वो भी हीमोडायनेमिकल स्टेबिलिटी में आता है क्योंकि प्लेसेंटा से बराबर ब्लड बच्चे को पहुंच रहा है। तो यहाँ से भी लिख सकते हो नो फीटल डिस्ट्रेस, मतलब फीटल हार्ट साउंड ओके, या लिख दो नो फीटल डिस्ट्रेस, तो दोनों में से कोई भी बात लिखो।
नो एनीमिया, एनीमिया भी नहीं होना चाहिए, सीवियर एनीमिया है तो फिर आप कंटिन्यू कैसे करोगे? इसको बोलते हैं हीमोडायनेमिकल स्टेबिलिटी। समझ में आ गया? यस, एनीमिया नहीं है, फीटस ठीक है, ब्लीडिंग भी नहीं है, वाइटल भी ओके है, तो हॉस्पिटल में एडमिट करके कुछ नहीं करना है, ऑनली ऑब्जर्वेशन में रखना है, ऑनली ऑब्जर्वेशन में रखना है। मदर को स्टेरॉइड इंजेक्शन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? आपने पीडियम पढ़ लिया। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि लंग्स मैच्योर, बाई चांस आज ओके कल ओके नहीं है तो भाई फीमेल 32 वीक की प्रेगनेंसी एग्जांपल, सब कुछ ठीक है, कोई ब्लीडिंग नहीं है उसके, वाइटल्स ठीक है, आज उसके कोई ब्लीडिंग नहीं है, कल के दिन भयंकर ब्लीडिंग होगी तो हमें करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा सिजेरियन सेक्शन या लेबर? तो उस समय बच्चा तो लंग्स तो मैच्योर नहीं होगा ना उसके, तो हम एंटीनेटल स्टेरॉइड जरूर देना पड़ेगा, एंटीनेटल स्टेरॉइड दे दो मदर को और उसको वेट एंड वॉच के लिए रखना है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या है, फीमेल इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये मत बोलना सर हीमोडायनेमिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, इन पांचों को मिला के बोलते हैं, मतलब सब कुछ ओके होना हीमोडायनेमिकल स्टेबिलिटी कहलाता है। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी विथ क्लोज ऑब्जर्वेशन। क्लोज ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? 24 आवर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब एडमिशन ले सकते हैं ना, आईपीडी ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट कुछ नहीं देना, एक बार स्टेरॉइड लगा दो, एक बार घंटे बाद और लगा दो, बीटा मेथासोन हो गया, बाकी आराम से हॉस्पिटल में सोती रहे। कोई भी एपीएस के पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करते अगर एक बार ब्लीडिंग हो जाए, ऐसा गाइडलाइन है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या पता कब सीरियसनेस हो जाए। तो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी विद क्लोज ऑब्जर्वेशंस और गिव एंटीनेटल स्टेरॉइड, गिव पर्पस पता है? टू फीटल लंग मैच्योरिटी। ये मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट तीन मैनेजमेंट बताए, इसको एक्सपेक्टेंट बोलते थे, इसको हीमोडायनेमिकल स्टेबल है तो इसको कौन सा मैनेजमेंट बोलते हैं? एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट का मतलब कंटिन्यूएशन क्लोज ऑब्जर्वेशन। तीन मैनेजमेंट बताइए, एक में 37 वीक से ज्यादा है तो टर्मिनेट करना है, 37 से कम है तो दो कंडीशन, 37 से कम है हीमोडायनेमिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो टर्मिनेट कर दो सीधा, और टर्मिनेट ठीक है तो वेट एंड वॉच कंटिन्यू करो, कब तक? 37 तक, 37 तक। समझ में आ गया होगा सबको? पूरी पूरी बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से फ्लो चार्ट बना के लिख लिया होगा। आगे बढ़ू, अगर बाई चांस कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, द मेन फोकस इन प्लेसेंटा प्रीविया फीमेल इज सेफ डिलीवरी, सेफ मदर, सेफ बेबी, मतलब सेफ मदर सेफ होनी चाहिए, बेबी सेफ होना चाहिए, उसके लिए चाहे अभी डिलीवरी करवानी पड़े तो करवाओ। अगर फीटस को डिस्ट्रेस हो गया, ऐसे नहीं बोलना नहीं हम तो 37 तक कंटिन्यू रखेंगे, तो क्लोज ऑब्जर्वेशन से ही पता चलेगा कि हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी कि नहीं। अब देखो आज एकदम एग्जांपल के लिए सोचो आप 33 वीक की प्रेग्नेंट फीमेल है, वो एकदम हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी उसके, तो आप क्या बोलोगे? आज कंटिन्यू रखो। और अगर कल उसकी ब्लीडिंग हो जाती है बाई चांस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर फीटस डिस्ट्रेस हो जाता है तो डिलीवरी करवानी पड़ेगी, आपको किसी हालत में टर्मिनेट करनी पड़ेगी। तो रोजाना का रोजाना फीडबैक से ही पता चलेगा। तो मेन फोकस है सेफ फीटस, सेफ मदर, सेफ डिलीवरी, और ये तभी हो पाएगा जब पेशेंट आईपीडी में रहेगा, एडमिटेड रहेगा, है ना? समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? आपने आज सब कुछ होकर घर भेज दिया, कल बाई चांस ब्लीडिंग होगी वापस आई तब तक बिगड़ गया, बच्चे की डेथ भी हो सकती है ना, इसलिए सेफ मदर, सेफ फीटस, सब कुछ समझ में आ गया सब? अब मिटा दूं, मिटा सकता हूँ, मैनेजमेंट भी हो गया, कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए, हीमोडायनेमिकल स्टेबिलिटी की डेफिनेशन पता चल गई, सर्विस फेवरेबल कब लेबर कब हो सकता है वो क्राइटेरिया पता चल गया। पर्पस क्या होता है, मतलब फोकस क्या है? बस स्टॉप ब्लीडिंग, सेफ प्रेगनेंसी। वार्निंग हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी। वार्निंग हमें इसका मतलब क्या, ये लाइन आपको लिख देनी है, वार्निंग बाद में लिखना है, सुन लो बट लिख देनी है। वार्निंग हमें इसका मतलब मदर कोई भी आए 28 वीक के बाद में किसी प्रकार का हमें इसका कॉम्प्लिकेशन लिखा, आप उसको हल्के में नहीं लेना है। क्या पता एपीएच है तो एपीएच के अंदर प्रेजेंट प्रीविया है, है तो क्या क्या लिखा है? पर्पस ऑफ मैनेजमेंट स्टॉप ब्लीडिंग, सेफ प्रेगनेंसी, इसके साथ में ऐसे भी लिख देना सेफ बेबी और सेफ मदर। हाँ मतलब लिख दो बस, और लास्ट लाइन क्या लिखा है? ऑल केसेज ऑफ एपीएच, सुनो प्लीज, ऑल केसेज ऑफ, इवन इफ द ब्लीडिंग इज स्लाइट और एब्सेंट, यहां तक कि चाहे ब्लीडिंग रुक भी गई है, बाय द टाइम ऑफ पेशेंट रीच टू द हॉस्पिटल, घर पे हुई थी अब नहीं हुई है, तो उसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है, उसको एडमिट करना, क्या पता रुकी घर जाने में वापस होगी तो एपीएस को ट्रीट क्लोज ऑब्जर्वेशन में करना। ये मैंने इतना ही कहना था, बाकी सब मोह माया खत्म होगी। डेफिनेटिव का मतलब क्या होता है? फाइनल, फाइनल का मतलब होता है परमानेंट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कल के दिन, ये मेरे हिसाब से आ जाए तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया टर्मिनेशन। भाई फाइनल ट्रीटमेंट क्या है? जब प्लेसेंटा प्रीविया सॉल्व कैसे होगा परमानेंट? डिलीवरी करवाओगे कुल मिला के, जैसे लेबर हो या किसी कुछ भी हो, तो या तो याद रहेगा ना, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता वैसे, डिलीवरी का मतलब बेबी को बाहर निकालना, बस प्रेगनेंसी खत्म करने को डिलीवरी बोलते हैं, चाहे कैसे भी करो। हाँ जी, क्या क्या प्लेसेंटा प्रीविया में कौन सी पोजीशन देते हैं? सेमी फाउलर, हेड एलिवेटेड, और किसमें समझा नहीं मैं। हाँ दे सकता, साइड लाइन उसके साथ में दोनों बात लिखी हुई है, हेड एलिवेटेड साइड लाइन, ये दिख रखा है दोनों, लेकिन एब्रोप्सियो प्लेसेंटा में ये पोजीशन नहीं देते, ट्रेंड लाइन बस देते हैं। मैंने भी सोचा किसी ने पूछा क्यों नहीं।
ये कैरियोटाइप का एक टाइप होता है। इसकी स्टडी जेनेटिक में पढ़ते हैं अपन, बट मैं आपको समझाऊंगा कभी कॉपी में। ये अलग अलग टाइप होते हैं। जब डेवलपमेंट होता है ना, कैरियोटाइप क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, कभी एक क्रोमोसोम मिल गया, कभी दो क्रोमोसोम मिल गया, कभी तीन, तो कौन से में ज्यादा देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन से कैरियोटाइप के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है? इसका आंसर क्या था? हाँ, वही ट्राई वाला था ना। जो प्लेसेंट क्रोमोसोम होता है ना, उसमें जब ट्राइप्लाइडी, हैप्लोप्लाइडी, डाइप्लाइडी और क्वाड्रुप्लाइडी करके चार टाइप होते हैं। जो क्रोमोसोमल तीन एक साथ मिल जाते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की डिजीज है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी कौन से क्रोमोसोमल कैरियोटाइप है, ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसको सिर्फ सीधा याद रखना, इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया एक्सपेक्टेंट, हो गया एक्टिव। ये लिख सकते हो आप, क्या है? डिलीवरी है। सीधा क्वेश्चन क्या आ सकता है ना कि एक्टिव में एडिंग एडिंग मत लगाओ, लाइन लगा के एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज डिलीवरी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दो डेफिनेटिव मैनेजमेंट डिलीवरी, बस। पहले लिखो एक्टिव मैनेजमेंट, ये आएगा तो भी आपको पता चल चुका है, बट लिख लो, क्योंकि तुम्हें दिमाग में चीजें कम ही रहती है तुम्हारे, तुम भूल जाते हो। नहीं लिखवाएंगे ना तो तुम भूल जाओगे फिर। सर आपने कब लिखवाया था? मेरे को तो तुरंत गलत साबित कर दो। कुछ कह रहे हो? एक्टिव मैनेजमेंट डिलीवरी एंड डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज भी। आगे बढ़ो। दोनों बातें हो गई। ये एक बात लिखी हुई है वैसे तो आपको पता चल चुका है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो इसको समझ ले अपन। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्ञान है सिर्फ ऐसे ज्ञान। कई बार कुछ ज्ञान ना समझे तो भी अच्छा है, बट कोई ना। क्या लिखा है? सिजेरियन डिलीवरी लगभग कब करते हैं? जब प्लेसेंटा सर्वाइकल के सामने होता है, ऑलमोस्ट पास में होता है, तो करते हैं। और वेजिनल डिलीवरी कब करते हैं? जब सर्विक्स से दूर होता है। तो मैं पहले क्या कह चुका हूँ कि माइनर डिग्री में वेजिनल हो जाती है और मेजर डिग्री में सिजेरियन होता है। आपने डिग्री पढ़ी थी, टाइप 1 में और टाइप 2 इंटीरियर में तो वेजिनल हो जाती है, और टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 2 पोस्टीरियर में सिजेरियन करना पड़ता है। ये चीज पहले हम पढ़ चुके हैं, तो ये लाइन ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। माइनर डिग्री में कौन सा करते हैं? वेजिनल। माइनर कौन सा होता है? वर्स्ट एंड टाइप 2 इंटीरियर। और मेजर में पहले किसको ध्यान रखना पड़ता है? सिजेरियन करना पड़ता है। ये बातें हमारे माइंड में उसके आगे लिख दिया होगा शायद आपने, माइल्ड में वेजिनल और मेजर में सिजेरियन। समझ आ गया होगा? नहीं लिखा था अब लिख लो। लिखा था ना माइल्ड मतलब ठीक है, तो वेजिनल डिलीवरी हो जाएगी। उसके आगे ऐसे करके टाइप 1 टाइप 2 इंटीरियर वेजिनल डिलीवरी, मेजर टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 टाइप 4, ऐसे है ना? लिख लिया होगा ना ऐसे। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एब्रोसियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे। अच्छा, एब्रोसियो प्लेसेंटा का मीनिंग यही है, एक्सीडेंटल प्लेसेंटा। एक्सीडेंटल मतलब क्या हुआ? प्री मैच्योर अच्छा, प्लेसेंटा सेपरेट कब होता है? लेबर के थर्ड स्टेज से पहले कभी भी प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना एक एब्रोसियो प्लेसेंटा कहलाता है। चाहे वो 28 के बाद में 29 पे हुआ, चाहे 30 पे हुआ, चाहे 31 पे हुआ, चाहे लेबर की फर्स्ट स्टेज में भी हुआ, वो भी एब्रोसियो है। 28 वीक के बाद और लेबर की थर्ड स्टेज से पहले प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना, मतलब बेबी की डिलीवरी से पहले प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना एब्रोसियो प्लेसेंटा है, कभी भी हुआ हो जाए। तो मैं बोल दूं उसका डेफिनेशन, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि मैच्योरिटी कब होती है? प्लेसेंटा की थर्ड स्टेज में होती है। तो प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एब्रोसियो प्लेसेंटा, इज आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल प्लेसेंटा एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबीएच। ये तीन बातें आपको लिखनी है। क्या क्या लिखनी है? प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल प्लेसेंटा, एक्सीडेंटल हेमरेज, एक्सीडेंटल प्लेसेंटा, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच। पूरे 2 घंटे लगे प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुकून हुआ होगा, पढ़ के पूरा समझ आया होगा, लगा होगा कि हाँ ठीक है। अब आपको है ना कॉलेज में लेक्चर लेने जाना चाहिए। आपने अपने ग्रुप में डाल दो, आई एम कमिंग टू, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको आगे? कि मैं लेक्चर लेने आ रहा हूँ, इसको इंग्लिश बनाओ ना। कैसे बनेगा? पता नहीं ये क्या बोला है, इनकी इंग्लिश लड़कियों की अलग ही होती है। अपन जो कोई भी है ना नई इंग्लिश सीखता है, पूरे पूरे वर्ड बोलता है आराम से, वाटर, आई एम गोइंग, एक पूरी सीख रखी बोलते हैं गोना। वैसे मतलब इंग्लिश भी अलग अलग होती है ना, पूरी सीखी हुई बहुत आराम से बोलते हैं। हम तो ऐसे बोलते हैं प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, ब्लीडिंग अकर्स, ऑकर्स, पहले मैं इसको ऑकर्स पढ़ता था, ऑकर्स ड्यूरिंग, तो प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ। जब हमने पहली बार इंग्लिश सीखी ना, मेरे टीचर ने जो बताया मैं बता रहा हूँ कि जिसके पीछे ई लग जाए उसको बोलते हैं ए, और ए लग जाए उसको बोलते हैं आ। सच में है। तो ये क्या है? सेपरेशन। सजेशन टी तो बाद में पता चला सॉल्यूशन से, मैं तो इसको बोलता था सेपरेटियन। फिर धीरे धीरे सीखा कि अच्छा मामला कुछ और है, सॉल्यूशन कहीं और है। चलो, पढ़ लिया आपने प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब सुनो, इट इज वेरी
एक्चुअली क्रूशियल डिजीज टाइप्स। क्या पढ़ेंगे? नहीं लिखा क्या? उसके भी टाइप पढ़े थे ना भाई, डेफिनेशन के बाद उसके भी टाइप पढ़े थे, तो इसके भी टाइप पढ़ते हैं। ये 3 टाइप का होता है, प्लीज सुनना। देखो आपको अगर समझ में आ गया, ये ना बुक डीसी दत्ता बुक होती है ओबीसी की, तुम खोल के देखा करो, आपके पास होगी पीडीएफ। मैं कहता हूं देखा करो, ये 15-15 पेज में दिए हुए हैं, मैं तो आपको 4-4 पेज में पढ़ा रहा हूं। सोचो कितना ऐसे हमने कंसोलिडेट नोट्स को कहां-कहां सेट किया होगा। जब तुम खुद पढ़ोगे ना, तो आपको कम से कम 10-10 पेज पढ़ने पड़ेंगे एक डिजीज के। मतलब एक डिजीज कम से कम इतनी सारी बड़ी होती है, तो आप समझ लो, तो आपको आराम से पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक बार पढ़ना जरूर। ओबीसी की बुक कौन सी है? डीसी दत्ता ही है, डीसी दत्ता में देखना। इससे क्या होगा, आप इमेज देख पाओगे। इमेज मैं दिखा रहा हूं, आप खुद देखते हो, बहुत फर्क है, आपको याद हो जाएगा। ये मत सोचो कि सबने पढ़ा दिया, नहीं, आपको पढ़ना है, देखना है क्या जाएगा पन्ना पलटने में। और डीसी दत्ता की एक खास बात है, मैंने आज तक से कितनी बार भी उसको पढ़ी होगी, किताब फट चुकी है, पेज इधर उधर हो चुके हैं, मिलते ही नहीं है, कैसे से हो गए। लेकिन उसकी एक खास बात है, जितनी बार भी पढ़ी उतनी बार भी कुछ न कुछ मिलता है, चाहे आप कितनी बार भी पढ़ लो। जैसे एनक्लेक्स में होता है, आपने पूरी पढ़ ली है, चाहे नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको कोई ना कोई एक पेज में नई चीज मिल जाएगी। ये होता है, अच्छी बुक की एक खासियत होती है, कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आप बार बार पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। तो जैसे एग्जांपल बताऊं, पिछले बैच में ओबीसी पढ़ाई थी, उससे कंपैरिजन में इस बार मैंने और कुछ एक्स्ट्रा बताया। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, हर बार आपको 2% कुछ एक्स्ट्रा ही देगा वो, कहीं ना कहीं। जैसे आपने पहले कार्डियो पढ़ा, फिर वापस पढ़ा, आपको 2-4 चीजें नहीं मिली, रीनल पढ़ा, 2-4 चीजें नहीं मिली, और न्यूट्रिशन पढ़ा, नहीं मिली, तो हर बार मिलता है कहीं, टीचर भी तो पढ़ के आता है, कुछ कुछ नया मिलता ही मिलता है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, अपने आपको क्यूरियस रखना है। क्यूरियस पता है ना, मैं तो अभी सीखा क्यूरियस का मतलब होता है, हाँ, जिज्ञासु। ये 3 टाइप का होता है, ये देखो, ये है यूट्रस, कौन है? प्लेसेंटा कहां चिपकता है नॉर्मली? अपर। इसमें चिपकता अपर में ही है, लेकिन बेवकूफ ब्रेकअप हो जाता है। इट इज ए ब्रेकअप ऑफ प्लेसेंटा। एक्चुअली डेफिनेशन यही है, इट इज ए ब्रेकअप ऑफ प्लेसेंटा। होना चाहिए था बाद में, हो गया पहले। हम्म, हम्म, रुक जा रे, लगता है ताजा ताजा ही हुआ है ना? ये नॉर्मली अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा चिपका हुआ है। डेफिनेशन क्या थी? अब कोई कारण बताऊं मैं आपको, 10 कारण है, किसी कारण से प्लेसेंटा हट गया, तब यहाँ तो आपको पता है ब्लड आता है, यूटेराइन आर्टरी से यही तो इकट्ठा होता है ब्लड, खूब सारा, 1 मिनट में 500 ml ब्लड आता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा प्लेसेंटा फंक्शन। अब प्लेसेंटा डिटेच हो गया, तो ये ब्लड बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ, तो सुनो, इंग्लिश में 2 चीजें होती है, एक होता है रिवील, एक होता है कंसील। रिवील का मतलब होता है दिखाना, कंसील का मतलब होता है छुपाना, और मिक्स का मतलब होता है कुछ छुपाऊं कुछ दिखाऊं। समझ आ गया? तो ब्लड अगर पूरा का पूरा बाहर आ जाए, उसको कौन सा एब्रोक्सियो प्लेसेंटा बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं? रिवील्ड एब्रोक्सियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हटा, पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ जाए, जितना ब्लड है कंप्लीट एक्सपेल आउट हो जाए, उसको कौन सा प्लेसेंटा, एब्रोक्सियो प्लेसेंटा बोलते हैं? रिवील करना मतलब बाहर आ गया ब्लड, आप उसको देख सकते हैं आंखों से ब्लड को। और कई बार प्लेसेंटा बाई चांस हटा, या तो इधर से हटेगा या इधर से भी तो हट सकता है, कहीं से हटा, मान लो इधर से हटा, और ये यूट्रस की लेयर होती है 3, आपको पता ही है, 3 होती है नहीं होती? ये ब्लड यहाँ से आ रहा था, तो कुछ ब्लड बाहर आया और कुछ ब्लड यहाँ छुप गया। भाई यूट्रस की लेयर के पीछे भी तो ब्लड इकट्ठा हो सकता है, यूट्रस की तो लेयर होती है ना, और प्रेगनेंसी में लेयर थिक हो रखी है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो आ नहीं रहा था, तो यहाँ से हटा, तो यूट्रस की लेयर के पीछे ब्लड चला गया। अगर पूरा का पूरा ब्लड यूट्रस की लेयर के पीछे जमा हो गया, तो यूट्रस की लेयर भी चेंज होगी, इसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंसील्ड। कौन सा बोलते हैं? कंसील्ड एब्रोक्सियो प्लेसेंटा। तो कंसील्ड की डेफिनेशन क्या है? जब ब्लड बाहर आता ही नहीं है, ब्लड बाहर नहीं आता, किसके पीछे डिपॉजिट हो जाता है? A type of abruptio placenta in which the blood collect या deposit of the blood behind the uterine layer is called concealed abruptio placenta। समझ में आ गई? अब एक छोटा सा सवाल पूछो, दोनों में से डेंजरस कौन सा है? अगर कोई पर्सन है, उसका पता चल जाए कि ये चोर है, तो आप उससे सावधान रहोगे, और कोई आपका दोस्त बन के बैठा है, आपसे अच्छी अच्छी बातें लेता है, ले लेके जय माता दी, आपको पता ही नहीं चले, आपने ऐसी ऐसी बातें उनको बता रखी है जो आपको खुद को ही नहीं बतानी चाहिए थी, और वो 4-5 मिर्च मतलब लगा के आगे दे रहा है, आपको अभी तक उसका पता नहीं है, तो डेंजरस कौन है? जो पर्सन, तो जो ब्लड पूरा का पूरा बाहर आ रहा है, उसमें आप अलर्ट हो जाओगे, उससे बातें बताओगे नहीं, पता चल जाएगा, आप उससे बातें बताओगे नहीं, तो रिवील्ड ज्यादा डेंजरस, हालांकि एब्रोक्सियो प्लेसेंटा डेंजरस है, बट अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो रिवील्ड डेंजरस नहीं है इतना, क्योंकि जो ही पता चलेगा ब्लड बाहर आ रहा है, आप दो कैनुला लगा के आरएल कनेक्ट करके ब्लड देके जैसे तैसे पेशेंट को बचा लोगे। और अगर ब्लड डिपॉजिट हो रहा है, तो मदर से तो लॉस ही हो रहा है, अंदर कहीं क्लॉट हो रहा है, लेकिन मदर से तो लॉस ही हो रहा है ना, बेबी को तो जा नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं चला, हालत खराब हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, बेबी को तो ब्लड हो जा ही नहीं रहा, 2-4 घंटे से बेबी की तो डेथ हो गई। तो किसमें फीटस की डेथ होती है? कंसील हो जाती है, अपन पता चलता है तब तक काम हो जाता है, और मदर भी मैटरनल शॉक में चली जाती है, हाइपोवोलेमिक। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? तो डेंजरस कौन सा है? कंसील्ड एब्रोक्सियो प्लेसेंटा में ऑलमोस्ट चांस है कि फीटस डेथ होगी, रिवील में होगी उससे पहले अपन अवेयर हो जाते हैं, तुरंत अपन ब्लड लगा के डिलीवरी करवा देते हैं, लेबर या सिजेरियन जो भी करना अपन करवा देते हैं, ये रीजन नहीं है, सिर्फ समझना है। 2 बातें समझ आ गई। अब एक होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी आधी बातें बताते हैं, और आधी बातें ऐसे भी होते हैं कि नहीं होते। देखो इस दुनिया में मैं आपको एक पर्सनल सलाह ये देता हूँ, ये टॉपिक्स बताने से पहले शॉर्ट में, एस है क्या, क्या बता, तो मैं सारे राज कहाँ बता, रुको ना, पहले राज क्या बता रहा हूँ, अभी तो कुछ बात बता रहा था, राज थोड़ी बता रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पर्सन मैम बैठे हैं, ये इधर ऐसे करते 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 इन्होंने इनको बात बताई। अब हर एक पर्सन का कोई ना कोई क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, ये लाइफ में कभी नहीं सोचना चाहिए। आप देखो एक छोटा एग्जांपल है, अगर कोई मेरी बात है, मेरी खुद की बात है, मैं खुद अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दी, वो बात किसकी थी? मेरी, तो मैंने अपने खास बेस्ट फ्रेंड को बता दी, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्या? और वो बात किसकी थी? उसकी खुद की थोड़ी थी, वो तो मेरी थी। जब मैं मेरी बात कंट्रोल नहीं कर पाया, वो कैसे करेगा?
जिसको हम पराठा बोलते थे वो अमेरिका में पिज्जा बन गया, है ना। पराठा की इंग्लिश फॉर्म को तो पिज्जा बोलते हैं, और क्या है, बस इतना ही है। बात घूम घूम के कुछ ऐसी मॉडिफाई होके आती है, वो वापस सुनता है। मैंने जैसे मैम को बताया था, मैं उनसे सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो दो बातें याद रखनी चाहिए। जो बात आप खुद कंट्रोल नहीं कर पाए, या तो मान लो कि ये बात सर्कुलर होगी, अगर आप चाहते हो जाए कोई दिक्कत नहीं है तो बता दो, और या लगता है कि नहीं बतानी तो अपने तक ही रखना है, नहीं तो काम तमाम। अब इधर आओ, कुछ ब्लड बाहर आएगा, या जैसे ये हो गया प्लेसेंटा डिटेच हो गई, कुछ ब्लड यूट्रस की लेयर के पीछे जाएगा, कुछ ब्लड बाहर है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड एब्रोप्सियो प्लेसेंट। कौन सा? मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में रिवील्ड प्लस कंसील्ड इज इक्वल, तो एब्रोप्सियो प्लेसेंटा कितने टाइप का? एक रिवील्ड, एक कंसील्ड, एक मिक्स। डेंजरस कौन सा? कंसील्ड। क्यों? क्योंकि फीटस डेथ होने के चांसेस 50 से 100%, लगभग चांस ही समझो आप। अब देखो टाइप 2 पोस्टीरियर में क्या साइन था? स्टॉल, स्टॉल वर्ती। अब एब्रोप्सियो प्लेसेंटा में ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं है कि कौन से में, बट अगर थोड़ा बहुत अगर गहरा रिसर्च किया तो पता चला कि किसी में भी हो सकता है, बट मोस्टली मिक्स में एक स्पेशल साइन आता है कि आधा ब्लड पीछे जमा हो जाता है, किसके? यूट्रस के लिए। कुछ बाहर आता है, कुछ तो यूट्रस तो दिखने में होता है वो चेंज हो जाता है, वाइन कलर का यूट्रस हो जाता है। कैसे कलर का? वाइन कलर का यूट्रस। इसमें एक स्पेशल साइन आता है, वो साइन को बोलते हैं काउ लेयर यूट्रस। कौन सा यूट्रस? इसका दूसरा नाम है यूटेरो, आपको लिखना नहीं है, आगे सब है। इसका दूसरा नाम है यूटेरो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। क्वेश्चन सीधा आ सकता है, काउ लेयर यूट्रस किस में देखने को मिलता है? एब्रोप्सियो प्लेसेंटा। काउ लेयर यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? यूटेरो प्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। प्लेसेंटा का यूट्रस का ब्लड प्लेसेंटा के वजह से बीच में कहीं फंस के आता बहुत। कैसे कलर का? ग्रे का, वाइन कलर का यूट्रस हो जाता है। कैसे कलर का? वाइन कलर का यूट्रस हो जाता है। अपीयरेंस भी बाई चांस आ जाए तो। ये टाइप समझ में आ गए? टाइप में आपको रिवील्ड का मतलब समझ में आ गया, कंसील्ड का मतलब समझ में आ गया, दोनों में से डेंजरस कौन है समझ में आ गया, मिक्स का मतलब समझ में आ गया, मिक्स में कौन सा साइन आता है समझ में आ गया। ओके, 100% ब्लड बाहर आता है। मोस्ट कॉमन टाइप यही है एब्रोप्सियो प्लेसेंटा का। दूसरा कंसील्ड। है ना? हो गया? मिटा दे, मिटा दे पूरा। ये देखो काउ लेयर यूट्रस क्या है? सर नो सर, ना, नहीं। चलो आगे बढ़े। इतने क्या बदमाश हो रहे? इसी वजह से हुआ है एटीट्यूड। रीजन आपको पता ही होगा, मैं बता नहीं सकता यहाँ क्यों हुआ, इसके पीछे वैलिड रीजन है कुछ, और आप बताऊं अभी। आगे बढ़े। काउ लेयर यूट्रस ब्लड में क्या नाम लिखा? परलोकेट, क्या परकोलेट थ्रू द लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, मतलब मायोमेट्रियम यूट्राइन लेयर के पीछे ब्लड जमा हो जाता है कुछ, इसकी वजह से यूट्रस का देखो कलर कैसा हो गया। रम, रम क्या होती है? वाइन, वाइन अलग होती है क्या? वाइन और रम अलग है? वाइन किसको बोलते हैं? मतलब वाइन सस्ती होती है कि रम? वाइन पहले तुम आपस में क्लियर करो, वो कहते हैं वाइन, रम सस्ती है, तो मतलब रम का कलर ऐसा नहीं होता, मतलब ये वाइन का। हाँ भाई अपने को वाइन, मैं सोचा ये कि मैं कल एग्जाम में पढ़ा देता दिक्कत, वाइन कलर यूट्रस, दिस इज लाइक दैट। ओके ठीक है, ओके। अच्छा वाइन में कलर आता है क्या? तो भाई अपने लिए तो तुम है ना मोंटम ड्यू ठीक है। एक वो क्या होती है, रेड बुल क्या होती है? वो सही होती है ना? और सही होती है ना? मेरे लिए तो वो ठीक है। चलो छोड़ो, अपने को क्या करना, मैं तो वैसे भी नहीं ले सकता, चाहूं तो भी कभी। हाँ वैसे भी। हाँ है, कहाँ है साइन?
टाउन यूट्रस नाम दिया किसी ने, उसको रेंट बोलते हैं, रेंट, RENT। मीनिंग गूगल पे सर्च करना, हर चीज का मीनिंग पूछता मेरे से। रेंट मतलब अंदर स्कार बन गया ना, उसकी जगह बन गई, बीच में जगह गटर, एक फॉर्म में फॉर्मेशन हो गया, LCS में भी पड़ेगा सर, रेंट स्पेस रहेगा उसमें, ब्लड कलेक्ट हो गया, उसको हम रेंट देते हैं। रेंट मतलब आप मालिक नहीं हो, बस यू आर पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट समझते हो, पैसा देके रहना पेइंग गेस्ट कहलाता है, PG। सुनो, लास्ट बात लिखो, फिर कल से पढ़ेंगे एटिकॉच, पहले कुछ पढ़ना। दोनों के फीचर्स के लिए दोनों का कंपैरिजन करें, रिवील्ड और कंसील्ड में से कौन सा डेंजरस है, तो रिवील्ड भी डेंजरस है, बट मिटा दो इसको, मिटा दो, बंद कर दो।